कौन से शब्द से? सोलम शब्द से हुई। अच्छा, सोलम का अर्थ क्या होता है? इस सोलम का अर्थ क्या होता है? इस सोलम का अर्थ होता है फर्श, या इंग्लिश में हम इस फर्श को क्या बोलते हैं? फ्लोर। वापस याद कीजिए, सोइल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। एग्रीकल्चर लैटिन, और एग्रोनॉमी ग्रीक। ऐसे ही सोइल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन से शब्द से? और सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोर बोलते हैं। लिख लिया सबने? वापस, सोइल, सोइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा। कौन सी लैंग्वेज से आया है? लैटिन। कौन से शब्द से आया है? और सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श या फिर फ्लोर होता है। अच्छा, मृदा होती क्या है? डेफिनेशन क्या बनेगी मिट्टी की? अच्छा, मिट्टी इस पृथ्वी पर, जब पृथ्वी बनी तब से है कि बाद में बनी? पहले पृथ्वी बनी होगी। अच्छा, पृथ्वी किसका हिस्सा है? पृथ्वी खुद किसका हिस्सा है? सूर्य का, सूर्य सौर मंडल का एक सौर मंडल है। अच्छा, पूरा पता कभी देखा तुमने वीडियो वगैरह कुछ? ये पूरी का पूरा अंतरिक्ष कैसा बना हुआ है? ये पूरा ब्रह्मांड कैसा बना हुआ है? नहीं, तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं। क्या है? जैसे अपनी गंगा नदी है, वैसे आकाश में बहुत सारी बड़ी बड़ी गंगाएं, धाराएं, जिस धाराओं के अंदर ग्रह पाए जब टूटी, बूम किया, तो हमने पहले देख रहे थे बहुत पास पास थे, लेकिन जैसे जूम किया हमने, हमें पता चला इनके बीच में क्या है? जगह। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में क्या है? मतलब मिट्टी के कणों के मध्य, मृदा के कणों के मध्य, मिट्टी के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिट्टी पूरी की पूरी भरी होती नहीं है, इसका मतलब मिट्टी के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे आप लोग बैठे हैं, क्या आपके बैठे बहुत पास पास में आप लोग, फिर भी आपके बीच में क्या है? गैप है, जगह है। आपके सिर के बीच में देखेंगे गैप है, आपके खुद के बीच में भी गैप है, तो यहाँ कुछ और आ सकता है, अभी कुछ और है नहीं, तो क्या है अपने बीच में? हवा है। इसका मतलब जहां कुछ भी नहीं होता वहां कौन होता है? वायु होती है, हवा होती है। और वायु आती कहां से? वायुमंडल से। कहां से आती है? कहां से आती है? तो इसका मतलब वायुमंडल से इसके अंदर क्या आ गई है? हवा आ गई है। तो ये तो रिक्त स्थान किससे भर जाएंगे? ये किससे भर जाएंगे? तो ये धीरे धीरे रिक्त स्थान किससे भर गए? हवा से भर गए। धीरे धीरे रिक्त स्थान किससे भर गए? अब आपने देखा होगा बहुत बार, जहां पे हवा होती है और वहां पे मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, उसमें मिट्टी भर दी सूखी, और उसके बीच में आपके रंध्रों के बीच में जो आपके कणों के बीच में हवा भरी हुई है, अपने गिलास में और पानी लिया और पानी डालना शुरू किया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे पानी अंदर जाएगा, बुलबुले निकलेंगे। वो बुलबुले किसके हैं? हवा के। वो हवा बाहर निकल गई और जा कौन रहा है अंदर? पानी। इसका मतलब हवा के साथ साथ और कौन जा सकता है वहां? यदि पानी ज्यादा होगा तो हवा सारी क्या हो जाएगी? हवा पूरी अंदर, तो पानी सारा, ये मतलब रंध्रों के अंदर दो चीजें पाई जा सकती है। दो चीजों से तो मिट्टी बनी है, कौन कौन से? इनके बीच में क्या है? रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में कितने प्रकार के पदार्थ? पहले नंबर पे हवा, और दूसरे नंबर पे जल, मतलब जल और वायु। जल और, तो टोटल कितने पदार्थ हो गए? टोटल कितने हो गए? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चार नंबर पे। तो जल, वायु, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर क्या बनी होती है? तो मृदा के कितने घटक? मृदा के कितने घटक? जल से क्या बन गया? सॉरी, जल से क्या बन गया? क्या बन गया? मृदा जल, पानी बन गया, मृदा जल बन गया। और वायु से क्या बन गई? मृदा वायु। क्या बन गई? मृदा वायु, मिट्टी में पाई जाने वाली वायु। अच्छा, अब आपको थोड़ा और ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि ये जो खनिज पदार्थ है, जो चट्टानों का भाग है, या फिर जो आपके कार्बनिक पदार्थ है, ये भी पृथ्वी पर एक अलग प्रकार का बनाते हैं। चट्टानें जितनी भी है वो पृथ्वी पर किसके अंदर आती है? थल मंडल में। किसमें आती है? तो पृथ्वी पर जितने भी चट्टानें किसमें आती है? किसमें आती है? थल मंडल। जितने भी जीव है वो जीव किसमें आते हैं? जैव मंडल में। किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? जितना भी जल है वो जल किसमें आता है? किसमें आता है? और जितना भी वायु है वायु किसमें आती है? वापस ध्यान रखो, पृथ्वी के थल मंडल से चट्टानें बनती है, पृथ्वी के थल मंडल से चट्टानें, चट्टानों के टूटने से पृथ्वी के जैव मंडल में क्या आते हैं? जीवों के सड़ने से पृथ्वी के जल मंडल में, और जल से पृथ्वी के वायुमंडल में, और वायु से मिट्टी के कितने कंपोनेंट? पृथ्वी के कितने कंपोनेंट? कौन कौन से? अब ऐसे नहीं, ध्यान से बोलो, बस मिट्टी के कितने कंपोनेंट? फर्स्ट एज इट इज लिख लो। ऐसे कैसे? समझ में आया कैसे? अभी अभी तो बहुत सारे मन में प्लान बना रखा है, एप्लीकेशन लिखनी है। ये दोनों रहते हैं रंध्रों में। किसमें रहते हैं? और रंध्रों वाला अवकाश रंध्रावकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्रावकाश। थोड़ी जगह होती है लेकिन दोनों को मिला के रंध्रावकाश होते हैं, खाली जगह में। और ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं? ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं? मृदा कण। क्या बनाते हैं? मृदा कण। तो दो होते हैं मृदा कण और दो में होते हैं रंध्रावकाश। राजस्थान पुलिस में 130 नंबर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? भाई मुझे तो पता भी नहीं कितने एग्जाम होता है। बाकी परिभाषा क्या होगी? सोइल की डेफिनेशन क्या होगी? किसे कहते हैं सोइल? मैं बताऊं, मुझे तो पता नहीं है। क्या होगी परिभाषा मिट्टी की? हाँ बताओ आप। बिल्कुल सही है। और कोई? क्या? मृदा गतिशील है। बिल्कुल सही है। ये तो प्रॉपर्टी बताने लगे हो। डेफिनेशन मतलब शुरू से अंत तक सब कुछ एक ही लाइन में खत्म हो जाए, ऐसा कुछ बताओ कि उसके आगे ना कोई मिट्टी है ना उसके पीछे कोई मिट्टी रह गई, बस इतना बता दो। चलो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। मिट्टी आई कहां से? मिट्टी कहां पाई जाती है? और मिट्टी का काम क्या है? डेफिनेशन में तीन चीजें इन्वॉल्व करनी है। कितनी चीजें? आई कहां से, पाई कहां जाती है, और अब काम क्या है? तो मिट्टी पाई कहां जाती है? पृथ्वी पर। पृथ्वी में कहां? मिट्टी के सबसे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पे। हवा में भी नहीं पाई जाती मिट्टी, मिट्टी कहीं गहराई में भी नहीं पाई जाती। मिट्टी की कहां पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की सतह। ऐसे पानी के ऊपर मिट्टी की परत होती है, नहीं, पृथ्वी की सतह पर जो ठोस सतह है वहां पर क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखना, मृदा जो होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी। और ऊपरी परत को हम बोलते हैं त्वचा। हमारी बॉडी की ऊपरी परत क्या है? इसका मतलब पृथ्वी की त्वचा कौन है? पृथ्वी की त्वचा कौन है? मृदा। दूसरे नंबर पे बनी कैसे? अब भी पता है मैंने, चट्टानों के टूटने से और कार्बनिक पदार्थों के, चट्टानों के कार्बनिक पदार्थों के, इनके बीच में पाई जाते हैं रंध्र, और रंध्र में कितनी चीजें पाई जाती है? कौन कौन सी? जल और वायु। अब काम क्या करती है? वैसे तो लाखों काम करती है। बर्तन मांजने से लगाकर बर्तन बनाने तक मिट्टी का काम है। आजकल तो पता नहीं अपन सब सॉफ्ट वगैरह लिया है, बर्तन धोने के साबुन, लेकिन गांव में आज भी जाएंगे राख और मिट्टी से क्या मांजती थी अपनी मम्मी दादी वगैरह? क्या मांजती थी? बर्तन। इसका मतलब बर्तन मांजने से लगाकर बर्तन बनाने तक, घर बनाने से लगाकर घर में रहने वाले जो बर्तन है उन तक, सब में किसके अलावा हम इमेजिन नहीं कर सकते? मिट्टी के अलावा। इवन घर में आने वाले खाने में, हर एक खाने में किसका अंश है? मिट्टी का ही अंश है। इवन ऐसा कहते हैं, शायद 1992 स्कैन करके कोई आया था, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है मृदा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत होती है जो जो चट्टानों के टूटने से, जो चट्टानों के टूटने से व चट्टानों के टूटने से व कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनती है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनती है, जिसके मध्य, जिसके मध्य रंध्रों में, जिसके मध्य रंध्रों में जल व वायु पाया जाता है, जल व वायु पाया जाता है, एवं मृदा पादप को
मृदा पादप को आवश्यक पोषक तत्व जल वायु व यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। चार बातें हैं बस। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। मृदा चट्टानों और कार्बनिक पदार्थों के टूटने सड़ने से बनती है, जिसके अंदर जल और वायु पाया जाता है। पौधे को जल, वायु, यांत्रिक सहारा और पोषक तत्व प्रदान करती है। चार बातें याद रखनी। मृदा में कितनी बातें याद रखनी है? चार बातें रख लोगे। वापस बोलो। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। मृदा बनती किससे है? चट्टानों के, कार्बनिक पदार्थों के। बीच में पाया क्या जाता है? जल और जल और यही है। नहीं मैं कौन सा बैच है? 11वां और ठीक है। इससे आगे और बना देना 2 बैच। नहीं बनेंगे क्या विशेषता? अभी बच्चे बता रहे थे विशेषताएं, 2 इन्होंने बताई, 2 मैं और बता दूंगा। क्या विशेषता होती है? सबसे पहले इन्होंने बताया मृदा जो है एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड, मैं अभी लिखवा के फिर वापस आपको बताऊंगा। 2 बातें याद रखना। मृदा क्या है? एक त्रिविमीय और प्राकृतिक पिंड है। क्या समझते हैं त्रिविमीय से? हाँ देखो, विमाएं क्या होती है तो आपको समझना है कि रूम है, इस रूम का मैं एरिया कैलकुलेट करूं, क्षेत्रफल। तो एक उसकी चौड़ाई है और एक इसकी क्या है? लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी विमाएं हो गई? 2। यदि मैं इसका बोलूं कि इसका पूरा आयतन कितना है, तो फिर मैं देखूंगा इसकी ऊंचाई भी कितनी है। तो ये तीसरी विमा कौन सी हो गई? ऊंचाई। अब मिट्टी तो ऊंचाई तो हो नहीं सकती, तो मिट्टी के ऊपर है, तो मिट्टी की क्या होगी? गहराई। तो मिट्टी की 3 विमाएं। कितनी विमाएं हैं? लंबाई और गहराई। मिट्टी की कितनी विमाएं? लंबाई और अच्छा, इन सब में इंपॉर्टेंट कौन सी विमा? सबसे इंपॉर्टेंट विमा कौन सी है? गहराई है। मैं नहीं बताऊंगा किसने विमा चली, मैं बुरा लगता है उस इंसान को, लेकिन मैं बताता हूं उबासी कितनी गलत चीज है। मान लीजिए कल को तुम्हारे साथ है कि कृषि सुपरवाइजर या कृषि प्रयोगशाला के साथ प्रधानमंत्री जी करेंगे संवाद। आप प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं संवाद, सब सुपरवाइजर राजस्थान सुपरवाइजर बैठा कर लिया, सबसे पहले आगे वाले 2 उबासी लेने वाले आगे बैठ गए। प्रधानमंत्री जैसे मीटिंग शुरू कर रहे हैं और ये भैया ले रहे हैं उबासी। उबासी एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग समझते हैं? हाँ, जो एक दूसरे से फैलता है। और अब उबासी लिए, उबासी लेते लेते वो संक्रामक रोग फैल गया प्रधानमंत्री जी में, और प्रधानमंत्री जी ने ले ली उबासी। अब फिर क्या मैसेज आएगा? अच्छा, उबासी नींद में पूरी क्लास पढ़ा दी, बड़ा सोए रहा था और मैंने पूरी कीट विज्ञान लिखवा दी। तो भैया कोई सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? वो आप खेत लंबाई चौड़ाई भाई इंपॉर्टेंट है गहराई। जब आप खेत खरीदते हो, खेत में खेती करते हो, यदि बंजर भूमि है तो खेती, क्योंकि उसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी, लेकिन क्या नहीं है? पहाड़ पे खेती की लंबाई भी है चौड़ाई भी, लेकिन तो याद रखना मिट्टी की सबसे इंपॉर्टेंट विमा कौन सी है? गहराई। अच्छा, प्राकृतिक पिंड से क्या समझते हो? प्राकृतिक पिंड से क्या समझते हो? कौन कौन सी विमाएं कौन कौन सी है? चौड़ाई और गहराई। अच्छा, आपको प्राकृतिक पिंड से क्या समझते हो? तो प्राकृतिक पिंड का मतलब होता है कि इसको बनाने के लिए हमारी आवश्यकता, मिट्टी बनने के लिए हमारी आवश्यकता। ऐसे कभी वैकेंसी आई क्या? किसी ने पृथ्वी पर वैकेंसी निकाली हो, हमारे मिट्टी बनाने के लिए 7 मजदूरों की आवश्यकता है? नहीं। फिर मिट्टी कौन बनाता है? प्रकृति खुद बनाती है। प्रकृति बनाती है, इसलिए कैसा पिंड है? प्राकृतिक। पिंड का मतलब बॉडी। आप क्या बोल सकते पदार्थ? तो प्राकृतिक पदार्थ है। मिट्टी कैसा पदार्थ है? प्राकृतिक पदार्थ। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता क्या है? क्या हो गया? अरे बजने दे, आपने क्या है? तुम डिस्टर्ब हो रहे हो? ओहो, तैयारी करने वाले। चलो, और क्या है? प्राकृतिक पिंड है, त्रिविमीय। दूसरे नंबर आपको याद रखना है मृदा क्या है? तो याद रखना मृदा गतिशील है। मृदा क्या है? मृदा गतिशील है। गतिशील से क्या समझते हैं? मृदा के आत्मा में क्या चलती रहती है क्या? नहीं। गतिशील का मतलब है कि गतिशील को इंग्लिश में डायनामिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक। मैं डायनामिक का मीनिंग बता रहा हूं क्या होता है। डायनामिक का मतलब है कि मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदल जाती है और एक समय से दूसरे समय में बदल जाती है। जैसे आज जो मिट्टी तुम्हारी है, तुम्हारे पोतों के टाइम वो मिट्टी वैसी, और तुम्हारे दादा के टाइम में वो मिट्टी वैसी, वो ज्यादा उपजाऊ थी तो कम उपजाऊ हो गई, कम है तो ज्यादा उपजाऊ हो सकती है। अब गहराई कम है तो आगे जाके बढ़ सकती है, अब बढ़ी हुई आगे जाके घट सकती है। मतलब मिट्टी समय के अनुसार बदलती रहती है। जो समय के अनुसार बदलता है वो गतिशील है। दूसरी बात है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी बदलती है। आपके घर की मिट्टी और आपके ननियाल की मिट्टी, आपके ननियाल की मिट्टी और आपके ससुराल की मिट्टी एक जैसी, इसका मतलब बदलती रहती है। क्यों बदलती है? जैसे आप जहां से मान लो भैया टॉक्स है, लेकिन उदयपुर में तो टॉक की मिट्टी और उदयपुर की मिट्टी एक जैसी, मतलब स्थान बदलते मिट्टी भी क्या हो गई? इसको क्या बोलते हैं? गतिशील होना। मिट्टी का क्या होना? गतिशील होना। पहले नंबर पे क्या है? त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड, और क्या है? गतिशील। तीसरे नंबर पे याद रखना क्या है? तो याद रखना मिट्टी के अंदर पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? तो मिट्टी कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है? 3 अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्था में? 3। ठोस, द्रव और गैस। मिट्टी की पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, तो मिट्टी में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? ठोस अवस्था में कौन पाया जाता है? खनिज और कार्बनिक पदार्थ। अरे तो ठोस ही तो है। अच्छा, द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? और गैस अवस्था में कौन पाई जाती है? वायु। लिख लीजिए। मृदा पादप के लिए आवश्यक माध्यम है। पादप को उगना है, पादप को ग्रो करना है, विकास होना है, उसकी वृद्धि होनी है, तो क्या आवश्यक है? बिना मृदा के पादप का विकास नहीं हो सकता, उसकी वृद्धि नहीं हो सकती। ये चार बातें याद रखिए आपको। कर लोगे? अच्छा, मैंने कहा मृदा त्रिविमीय 3D क्या बोलते हैं, लेकिन भूमि क्या है? तो यार भूमि 2D है। भूमि मतलब समझते हैं ना? हाँ, पिताजी का प्लॉट जो है वो 2D है, लेकिन खेत की मिट्टी 3D है। प्लॉट जितने खरीद रखे तुमने प्लॉट वगैरह कि हमने प्लॉट खरीद रखा, मकान बनाए, मकान वाले प्लॉट सारे कैसे हैं? ऐसा कभी हुआ कि आपने कहा कि मकान एक जमीन खरीदी, उसकी गहराई कितनी है? कोई नहीं पूछता। तो जमीन जो मकान वगैरह बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं उसकी गहराई का कोई मतलब, लेकिन मृदा जो खेती के लिए उसकी क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गहराई जरूरी है, क्योंकि गहराई में क्या जाएंगी? जड़ें, और जितनी ज्यादा गहरी जड़ें जाएगी उतना ही पौधा अच्छा विकसित होगा। तो ध्यान रखना दोनों बातें। मृदा कैसी होती है? भूमि क्या होती है? 2D कौन कौन? लंबाई और गहराई से मतलब, और मृदा में क्या है? लंबाई, चौड़ाई, गहराई। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो, मृदा पढ़ ली तो हम लिख लेते हैं मृदा विज्ञान। मृदा पढ़ ली तो क्या पढ़ लेते हैं? थोड़ा सा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोइल साइंस। क्या होता है मृदा विज्ञान? 6th क्लास में जब तुमने पहली बार साइंस पढ़ना शुरू किया था, वहां पे डेफिनेशन आई थी, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति मतलब पूरा यूनिवर्स, जितना भी आपको दिख रहा है नेचर, उस नेचर के क्रमबद्ध अध्ययन से, मतलब स्टेप बाय अध्ययन करना। ऐसे नहीं कि सीधा एरोप्लेन पढ़ना। फर्स्ट क्लास में बच्चों को एरोप्लेन पढ़ा रहे हैं, एरोप्लेन कैसे बनती है समझ में आएगा क्या? नहीं है। तो वहां क्या सिखाते हैं? अक्षर ज्ञान सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सबसे पहले आपको जो भी स्लेट है आपकी, जो भी आपका जहां पे आप लिखते हैं वो, और आपको एक कलम पकड़ा देंगे और आपको कुछ भी लिखने को देंगे। तो पहले बच्चा क्या लिखता है? ऐसे कुछ कुछ लिखता रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसी कॉपी लिखेंगे जहां कुछ लिखा हुआ है, और उसके ऊपर आपको क्या करना होता है? वो पेन चलानी होती है। धीरे धीरे वो लिखना सीखता है, लिखना सीखता है, लिखना सीखता है, फिर आपको किताब पढ़नी आती है, गणित थोड़ा समझ में आती है। धीरे धीरे 12वीं के बाद में कॉलेज में जाते हैं, वहां पे आपको सब सिखाया जाता है, मतलब आपको स्टेप बाय सिखाया जाता है। तो विज्ञान का मतलब ही होता है आपको स्टेप बाय स्टेप चीज सिखाई जाए। अब सीधे यहाँ के मिट्टी की पीएच लेवल की बात कर लेता तो समझ में नहीं आती, लेकिन अभी हम शुरू की बात कर रहे हैं, तो ये विज्ञान है। अब विज्ञान किसकी? तो मृदा का शुरुआत से लेकर अंत तक हमें सब कुछ पढ़ना किसके अंदर आएगा? मृदा विज्ञान। तो मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है।
मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन। बेटा इतने कमेंट मत करो, तुम्हारी कोई अच्छी बात होगी वो भी नहीं दिखेगी, फिर कोई क्वेश्चन हो वो पूछो ऑनलाइन ऑलवेज। हाय हेलो तो हो गया अपना शुरू से ही। अरे मुझे क्या पता तेरा फिजिकल हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि मेरा पुलिस से फिजिकल होता जी, क्या करेंगे बिना। दूसरे नंबर पे रेडियोलॉजी, दोनों बात याद रखना, पेडोलॉजी और रेडियोलॉजी दोनों कौन सी भाषा के शब्द है? जहां पे पीछे लॉजी नोमी आ जाए तो कौन सी भाषा हो जाएगी? पोमोलॉजी। याद रखना दोनों भाषाओं का है, ग्रीक का भी और लैटिन का भी। एक है पेडोलॉजी एक है रेडियोलॉजी और दोनों ग्रीक भाषा। आप इतने दिन कहां थे तो नॉट आंसर हो, मैं कुछ प्रोजेक्ट एग्जाम नहीं देने वाला हूं। 2026 में नौकरी लगे ना लगे तुम्हारी लगनी चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं, तो तुम्हारी लगेगी, बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, लेकिन ध्यान रखना इस वाले एग्जाम में थोड़ा कंपटीशन टफ है। सीट 1100 ही है, बात नहीं करो सही रहेगा। हां पहन लो कुछ भी लो, आवाज किए बिना। चलो पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी में तीन बातें ध्यान रखनी है, कितनी बात ध्यान रखनी है? मैंने कहा था कोई भी साइंस दो प्रकार की होती है, एक बनने की साइंस एक काम आने की साइंस। तो बनने की साइंस में याद रखना मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का, फिर मिट्टी बन गई तो कितने प्रकार की मिट्टी बनी, और यदि बन गई कितने प्रकार की बनी तो कहां कहां फैली हुई है। तीन बातें हम कहां पढ़ते हैं, मिट्टी बनती कैसे है, कैसे बनी, मिट्टी का निर्माण हुआ तो कितने प्रकार की मिट्टी बनी और कहां कहां बनी। इन तीन बातों का अध्ययन करते हैं। एक बार मिट्टी बन गई तो हम किसके लिए काम ले रहे हैं? पौधे उगाने के लिए। तो पौधों के साथ क्या रिश्ता है, वो क्या कहलाता है? तो पौधों के साथ रिश्ता मृदा का। मिट्टी बनी कैसे, मिट्टी बनी कैसे, पेड़ पौधों के साथ रिश्ता, पोषक तत्व कैसे बढ़ेंगे, और टूट रही है मिट्टी तो आगे बात। तो मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण और मृदा का विस्तार किसके अंदर पड़ा जाता है? तो पेडोलॉजी में क्या क्या पड़ा जाता है याद रखना, मृदा का निर्माण, वर्गीकरण और विस्तार, ये तीनों कहां पढ़े जाते हैं? पेडोलॉजी में। याद रखोगे क्या क्या क्या? मृदा का, मृदा का, मृदा का, ये कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है? और मृदा का पादप के साथ संबंध, मृदा का किसके साथ, किसके साथ, क्या किसमें पढ़ा जाता है? एडेफोलॉजी में। वापस याद रखो, मृदा का निर्माण, वर्गीकरण, विस्तार किसमें? पादप के साथ संबंध। तो इन दोनों में कंफ्यूज क्वेश्चन आएगा, मृदा विज्ञान की कौन सी शाखा में मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है? कौन सी शाखा में पादप के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है? कौन सी शाखा में पोषक तत्वों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है? कौन सी शाखा में वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है? दोनों कौन सी लैंग्वेज के पास शब्द है? सोइल कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? कौन से सबसे आया है? सोलम का अर्थ क्या होता है? फॉर्स या कोई टेंशन नहीं है। अच्छा पेडोलॉजी पढ़ने वालों को बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट, और एडेफोलॉजी पढ़ने वालों को बोलते हैं एडेफोलॉजिस्ट। एग्रोनॉमी पढ़ने वालों को एग्रोनॉमी, साइंस पढ़ने वालों को साइंटिस्ट, ऐसे ही पेडोलॉजी पढ़ने वालों को एडेफोलॉजी पढ़ने वाले को। ये जितने भी पेडोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? कौन मानता है? पेडोलॉजी वाले। पेडोलॉजी मृदा को क्या मानता है? प्राकृतिक पिंड। कौन मानता है? पेडोलॉजी वाले। लेकिन एडेफोलॉजी वाले मानते हैं कि प्राकृतिक पिंड तो है ही, प्राकृतिक से बनता ही है, लेकिन प्रकृति के अलावा प्रकृति को संरक्षण भी देता है, अपने अंदर प्रकृति को समा के भी रखता है। जीवित पौधों का, जीवित जीवों का, सजीवों का, सूक्ष्म जीवों का घर भी कौन है? मृदा है। मृदा है। ये कहता कौन है? एडेफोलॉजी क्या कहता है? मिट्टी किसका घर है? जीवों का घर है। और मतलब क्या हुआ? तो एडेफोलॉजी वाले बोलते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक आवास है। तो आवास की बात कौन करता है? पिंड की बात कौन करता है? पेडोलॉजी क्या बोलता है? प से पिंड, प से पेडोलॉजी। और आवास की बात कौन करता है? एडेफोलॉजी। आवास की बात कौन करता है? आगे बात समझ में लिख लो, समझ में आ रहा है? और इतनी लाइन खींच ली यार तुमने, इतना कुछ है ही नहीं, हटा दोगे? चलो बहुत बढ़िया। अरे कुछ लक्ष्मण रेखा थोड़ी है, हट जाएगी बेटा। लाइट बढ़ी हुई है, मेरी शक्ल निकाली है, लाइट पर मैं कहां से बढ़ाऊं? और मुझे देख के कर भी क्या लोगे? बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है मृदा के घटक। कितने घटक है मृदा के? 4 घटक। पहले बताया था मैंने कितने घटक है मिट्टी के? 4 घटक। याद रखना मिट्टी के कितने घटक है? 4 घटक है। कौन कौन से? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, जल और मृदा। तो मान लीजिए मृदा जो है वो यदि 100% है, कितने प्रतिशत है? तो ये 100% किन किन से मिलकर बनी है? 4 चीजों से। किन चीजों से? मृदा, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल। वापस बोलो, बोलना है, बोलने से क्या होता है? याद होता है। तो आप सबको बोलना है, वापस बोलो। कितने? पहले नंबर पे वायु। अब देखो दो चीजें जो है ना, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, ठोस है। ठोस समझते हैं, जिनका आकार बदला नहीं जा सकता, तो थोड़े महसूस होते हैं, जो आपस में संगठित होते हैं, वो ठोस है। लेकिन दो जो है ठोस, वो द्रव और गैस है। द्रव और गैस रंध्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? रंध्र क्या होते हैं? मिट्टी के कणों के बीच का स्थान। ठोस होते हैं वो रंध्रों में नहीं, उनके बीच रंध्र होते हैं, लेकिन वो खुद रंध्रों में नहीं पाए जाते। ठोस कितने हैं? कौन कौन? खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। और दो क्या है रंध्रों में पाए जाने वाले? कौन कौन से? जल और वायु। इसका मतलब मृदा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया ठोस पदार्थ, एक क्या हो गया? ठोस पदार्थ। इनको हम क्या बोलते हैं? मृदा कण, क्या बोलते हैं? और दूसरा क्या हो गया? रंध्र अवकाश। क्या हो गया? रंध्र अवकाश। तो मृदा कितने पदार्थों से मिलकर बनी है? दो भागों से। एक तो है, एक कौन से? एक कौन है? एक कौन है? ठोस को क्या बोलते हैं? मृदा कण। क्या बोलते हैं? मृदा कण। अच्छा याद रखना, मृदा कण जो होता है वो होता है 50%। कितना परसेंट होता है? मतलब लगभग आधा। और आधा कौन होता है? इसका मतलब मैं यदि इस बोतल में मिट्टी भर दूं, एकदम सूखी हुई, ओवन में सुखाई हुई मिट्टी भर दूं, मिट्टी भर के यदि पानी डालूं, और यदि बोतल 1 लीटर की है, तो उसमें कितना पानी आ जाएगा? 500 ml, आधा लीटर पानी। क्योंकि बीच में जगह कितनी खाली है? आधा लीटर जगह। मिट्टी तो भरती हुई यहां तक, लेकिन उनके बीच में जगह कितनी खाली है? आधा लीटर। आधा लीटर में क्या है? आधा लीटर में क्या है? मिट्टी का ठोस पदार्थ। वापस कितने भागों से मिलकर बने? दो। कौन कौन से? कौन सा पदार्थ? और दूसरा, पहला, दूसरा, पहले नंबर पे क्या है? और दूसरे नंबर पे रंध्र अवकाश भी कितने से मिलकर बना है? किन किन से? जल और, जल और, अच्छा जल कितना परसेंट? वायु कितना परसेंट? अच्छा खनिज पदार्थ कितने परसेंट? और कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट? लिख लो बोल बोल के। संबंधित वैज्ञानिक, वैज्ञानिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। आइए आइए भाई, चलो पहले नंबर पे आपको याद रखना साइंटिस्ट में वी डोकुचेव। क्या नाम याद रखोगे? वी डोकुचेव। बड़े अच्छे साइंटिस्ट हुए, इन्होंने ही मृदा विज्ञान को इज्जत दिलाई। पहले मृदा विज्ञान को इज्जत नहीं थी। पहली बार इज्जत किसने दी? तो पहली बार किसने इज्जत दी? हमने उनको क्या मान लिया? उसी विज्ञान का पापा मान लिया। तो मृदा विज्ञान के पापा कौन है? मृदा के पापा कौन है? चट्टान है। चट्टानों से बनी मृदा, लेकिन मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो इन्होंने सबसे पहले मृदा विज्ञान पढ़ना शुरू किया। तो मृदा विज्ञान के जनक कौन हो गए? वापस याद रखो, मृदा विज्ञान के जनक कौन है? मृदा विज्ञान को विज्ञान के तौर पर सबसे पहले पढ़ना किसने शुरू किया? वी डोकुचेव। अच्छा इसके अलावा जो पेडोलॉजी पढ़ रहे थे ना अभी, उस पेडोलॉजी के भी जनक कौन है? पेडोलॉजी के भी जनक कौन है? अच्छा आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे आधुनिक पेडोलॉजी के जनक कौन है? तो आधुनिक के भी कौन है? क्योंकि आधुनिक की पुरानी नहीं ज्यादा 100 साल पुरानी है मृदा विज्ञान, 100 साल तो आधुनिक काल था। तो आधुनिक पेडोलॉजी के, आधुनिक मृदा विज्ञान के, मृदा विज्ञान के पेडोलॉजी के सबके पापा कौन? वी डोकुचेव। कहां के थे? रूस के। कहां के थे? तो वी डोकुचेव देखा इनको? देखना चाहते हो? हां देख, ये मना कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा बंदा है,
है नहीं था, बहुत फूट रहे बहुत। अच्छा क्या JW लेदर। अच्छा ऐसा कोई आस पड़ोस में नाम सुना है क्या अभी तुमने कभी JW लेदर? अपने कोई काका का दूर के किसी रिश्तेदार का नाम है JW लेदर? नहीं है। अब अपने यहाँ के किसी का नाम है JW लेदर है ही नहीं, फिर भी ये भारत के मृदा विज्ञान केंद्र के कहाँ के? और अपने यहाँ पे ऐसा कोई बंदा होता ही तो ये सही बात है कि अपने यहाँ के नहीं है। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। कहाँ के? देश आजाद नहीं था अपना, देश गुलाम था, तो इंग्लैंड से एक बंदा बुलाया था जो सोयल साइंस अच्छी जानता था, यहाँ अच्छा काम किया। हमने कहा भाई बाहर से आया लेकिन अच्छा काम कर रहा है, तो हमने भारत में मृदा विज्ञान का जनक बोल दिया। भारत में मृदा विज्ञान के जनक कौन है? भारत में मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखना, भारत में मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन के जनक है। किसके जनक है? कृषि रसायन के जनक है। ध्यान से देखना, ऊपर से मृदा विज्ञान है, कृषि रसायन, पहली बार शब्द आ रहा कृषि रसायन। और कौन सा कृषि रसायन? भारत का कृषि रसायन। कौन है जनक? JW। दो के पापा, दो सब्जेक्ट के, एक तो है मृदा विज्ञान। कौन सी मृदा विज्ञान? भारत की। और एक कहाँ की? कौन है फादर? मृदा विज्ञान के फादर, पेडोलॉजी के फादर। दो पूछे, लिखो, लिखे सबने। एक तीसरे बंदे और आए, तीसरे बंदे और आए। उनका क्या नाम था? उनका नाम था JV लिबिक। क्या नाम था? JV लिबिक, लिबिंग नहीं, लिबिक। अच्छा JV लिबिक, ये किसके फादर है? ये है विश्व में कृषि रसायन के जनक। किसके जनक है? कृषि रसायन। कहाँ पे? भारत में कौन है? लेकिन पूरे विश्व में कृषि रसायन के जनक कौन है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर कौन है? JV लिबिक। और क्या ये है उर्वरक रसायन के जनक। उर्वरक तो जानते हो तुम लोग, अंशुमान सर आपको पढ़ाएंगे उर्वरक। और उर्वरक के जनक, उर्वरक रसायन के जनक कौन है? ये जो उर्वरक बनाने का काम सबसे पहले शुरू किसने किया था? JV लिबिक ने। अच्छा इन्होंने एक नियम भी दिया। कौन सा नियम दिया? न्यूनता का नियम। ये भी याद रखना। तो न्यूनता का नियम किसने दिया? कमी का नियम किसने दिया? JV लिबिक। तीन बात याद रखना, कृषि रसायन के जनक, लॉ ऑफ मिनिमम। बहुत बढ़िया, तीन बातें। कृषि रसायन के जनक JV लिबिक, भारत में कृषि रसायन के जनक JW लेदर, मृदा विज्ञान के जनक, भारत में मृदा विज्ञान के जनक, उर्वरक रसायन के जनक, और न्यूनता का नियम किसने दिया? JV लिबिक ने दिया। लिखिए सबने। नंबर पे एक बंदा था, नाम था थॉमस ग्राम। क्या नाम था? ये तो सुना हुआ तुमने शायद 12th में, नहीं सुना? मैं बताता हूँ। थॉमस ग्राम जो है वो है कॉलोइडल रसायन के जनक। कॉलोइड रसायन के, कौन से रसायन? कॉलोइड रसायन। 5 नंबर पे एक बंदा है थॉमस वे। क्या नाम है? बहुत कंफ्यूज हो गए तुम, अभी देखना। ये बहुत सिंपल टर्म्स है, लेकिन तुम थॉमस ग्राम को थॉमस वे मान लोगे। अब ये जो जिनके जनक है उनसे भी तुम कंफ्यूज हो गए। ये है मृदा रसायन के जनक। मैंने अभी तक कृषि रसायन बताया, उर्वरक रसायन बताया, कॉलोइड रसायन बताया, और ये क्या किसके आगे? मृदा रसायन। तो कृषि रसायन के विश्व में जनक कौन है? JV लिबिक। भारत में कौन है? JW लेदर। लेकिन मृदा रसायन के जनक कौन है? थॉमस वे। कौन है? थॉमस वे। 6 नंबर पे याद रखना, विनोग्रास्की। क्या नाम याद रखोगे? विनोग्रास्की। ये विनोग्रास्की कौन है? मृदा जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है, सोइल बायोलॉजी के जनक है। और लास्ट वैज्ञानिक याद करना 7वें नंबर पे। कातिया और कितने भाई थे? 7 भाई थे। ये 7 भाई यही है। 7वें का नाम है एमिल ट्रक। जानते हो ना कातिया कौन है? घातक है घायल? घातक सनी देओल। 7 को 7 मारूंगा, एक 7 मारूंगा, ये वाला वही है एमिल ट्रक। एमिल ट्रक किसके फादर है? मृदा जांच के जनक है। तो सारे मर जाएंगे, पीछे जांच तो बैठेगी, और ये जांच के जनक एमिल ट्रक। 7 तो याद रखना, बहुत बढ़िया। वापस याद करो, वीडियो किसके जनक है? मृदा विज्ञान, मृदा और पेडोलॉजी। और भारत में मृदा विज्ञान, भारत में कृषि रसायन, पूरे विश्व में कृषि रसायन JV लिबिक, JV कॉलोइड रसायन, मृदा रसायन, मृदा जीव विज्ञान और मृदा जांच। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब ये तो साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट जहां काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संस्थान। क्या बोलते हैं? तो आप लिखे मृदा विज्ञान से संबंधित संस्थान। क्या खोलो? हाँ तो तुम बोलो ना यार, खोलो ईड। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग माय पाथ। कौन थे कौन थे ये जो इतने जागरूक बंदे? एक बार पहले नंबर पे याद रखना, IISS। क्या नाम है? IISS। कहीं पे भी आई दिखे इंडियन, दूसरा फिर आई दिख जाए तो इंस्टीट्यूट। पहले नंबर का इंडियन, दूसरे नंबर का पढ़ क्या रहे हैं? एस दिखते ही सोइल, और दूसरे एस का मतलब कभी कभी साइंस भी हो जाता है, तो सोइल साइंस। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल। इंडियन को बोलते हैं भारतीय, इंस्टीट्यूट को बोलते हैं संस्थान, सोइल को बोलते हैं मृदा, और साइंस को बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। क्या हो जाएगा? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। वापस बोलो, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। कहां पे? भोपाल में। कहां पे है? और भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है? CSSRI। क्या नाम है? CSSRI। सी कहीं आ जाए तो सेंट्रल। क्या नाम है? सेंटर। एस सोइल, दूसरा एस साइंस नहीं है यहाँ सैलिडिटी मतलब लवणता। आर का मतलब रिसर्च, आई का मतलब इंस्टीट्यूट। रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान, और आई मतलब इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं? संस्थान। तो ये है केंद्रीय, क्या नाम है इसका? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। वापस बोलो, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। कहां पे? करनाल। और करनाल कहां है? हरियाणा। आपने लिख लिया? CSSRI, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय मृदा लवणता। क्या होता है लवणता? नाइस, मुझे पता नहीं था। मतलब नमक की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है। अच्छा नमक की मात्रा बढ़ी होती है कभी कहीं कहीं आप देखते हो, कभी ट्रेन से कहीं सफर करने गए और ट्रेन में बैठे खिड़की की तरफ देख रहे हो, तो देखते हो कि मिट्टी के ऊपर व्हाइट परत जम जाती है, मिट्टी सफेद दिखने लग जाती है। कभी सांभर की तरफ तुम गए हो, कभी तुम पचमढ़ी की तरफ गए हो, या लूनी नदी के आसपास वाले इलाके में गए हो, वहां देखोगे तो मिट्टी के ऊपर क्या जम रही है? सफेद व्हाइट परत जम रही है। ये व्हाइट परत किसकी है? लवणों की है। इसलिए मिट्टी में जब लवण बढ़ जाते हैं तो उनको कम कैसे किया जाए? ये काम कौन करता है? कहां बैठ के करते हैं? करनाल के नाम बैठ के।
समझ लिया ना? चलो तीसरे नंबर पे लिखो डबल आई एस डब्ल्यू सी। क्या मतलब होता है? आई का मतलब मैंने पहले बताया, दूसरे आई का मतलब, एस का मतलब सोइल के साथ और कौन आ गया? वाटर। कौन आ गया? इस सी का मतलब है कंजर्वेशन, संरक्षण। तो ये इसका मतलब है भारतीय। इसका हिंदी मतलब क्या है? इंडिया मतलब भारतीय, सोइल का मतलब मृदा, वाटर, वाटर को हिंदी क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन को बोलते हैं संरक्षण, और इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं? संस्थान। कहाँ है? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? यूके में। यूके मान यूनाइटेड किंगडम? नहीं, उत्तराखंड अपना यूनाइटेड किंगडम, अपना ब्रिटेन यही है। बहुत बढ़िया। चलो ये भोपाल वाला इंस्टीट्यूट है ना, भोपाल वाला, इसके पास इसकी बैंड भी रहती है एक। ये बैंड 2018 में आई भी थी एग्जाम में। ये जो भोपाल वाला इंस्टीट्यूट है ना, इस भोपाल वाले इंस्टीट्यूट में इसकी बैंड और रहती है, उसका नाम है CIAE। क्या नाम है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। और ये 2018 से पूरा क्वेश्चन है, समझ रहे? तो यहाँ पूछा भी था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? भोपाल। ये वैसे तुम्हारे इकोनॉमी की बुक आप लेके जाते हो, सर जो पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट वहाँ पढ़े होंगे, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है सुपरवाइजर में। क्या फुल फॉर्म है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। और ये कहाँ पे है? भोपाल। जस्ट किसके पास में? डबल आई डबल एस के पास में, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। ये तो लिखना ही है। अच्छा क्या काम करता है बेटा ये वाला इंस्टीट्यूट? क्या काम करता है? मिट्टी को और जल को बचा के रखने का काम करता है ताकि खराब नहीं हो। और मिट्टी और जल आपस में कहाँ खराब होते हैं? जहां ज्यादा पानी होगा ज्यादा मिट्टी खराब होगी, और पानी ज्यादा हो मतलब बारिश ज्यादा होती हो, जहां ज्यादा बारिश वहां नदियां क्या होगी, मतलब जहां ज्यादा नदियां हैं वहां नदियों के साथ साथ बाढ़ आती है, और बाढ़ से मिट्टी क्या हो जाती है? खराब। तो बाढ़ कैसे रोकी जाए, इसका काम कौन करता है? कहां पे बैठ के करते हैं? अब देहरादून में बैठ के पूरे भारत का तो कर नहीं सकते, तो राजस्थान में कौन करता है ये काम? तो राजस्थान में इसका एक रीजनल सेंटर है। क्या है? रीजनल सेंटर। और रीजनल सेंटर का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय कार्यालय। और वो कहां पे है? कोटा में। तो याद रखना IISWC का रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है? कोटा में। अच्छा कोटा में क्यों है, जैसलमेर में क्यों नहीं है? क्योंकि नदियां सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा बाढ़ आने की संभावना भी कहां है? क्योंकि वहां पे कौन सी नदी बहती है? इवन चंबल तो जानी भी बीहड़ के लिए जानी जाती है। इसके लिए क्योंकि चंबल के जो आप देखोगे चंबल का रास्ता, उसके आसपास बड़े बड़े बीहड़ पड़े, बीहड़ को अपन अपनी लैंग्वेज में गली इरोजन बोलते हैं, अवनाली का पर्दन, खड इरोजन। तो बड़े बड़े खड बन जाते हैं, बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं, और उनको बचाने के लिए एक सेंटर कहां पे है? उसका मेन सेंटर कहां है? नाम क्या है? भारतीय मृदा विज्ञान, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IISWC। लिख लिया सबने? ये वाला लिख लो, कोटा वाला। आरसी का मतलब क्या है? हाँ ऐसे आज तो रीजनल सेंटर याद है, परसों तक तुम आरसी को रोल चैलेंज मत कर देना। रीजनल सेंटर लिख दो हिंदी में, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय। चलो लिख लिया सभी ने? सबने लिख लिया? चलो 4 नंबर पे लिखो। 4 नंबर पे इंस्टीट्यूट है NBSSLUP। NBSSLUP क्या फुल फॉर्म है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। बहुत बड़ा नाम है। कहीं आई आए तो इंडियन, सी आए तो सेंट्रल, एन आए तो नेशनल। तो एन का मतलब क्या है? बी का मतलब ब्यूरो, बी का मतलब क्या है? हिंदी में बोलते हैं निदेशालय। क्या बोलते हैं? निदेशालय। एस का मतलब मैंने बताया था सोइल, लेकिन दूसरे एस का मतलब सर्वे, सर्वेक्षण। एल का मतलब लैंड, यू का मतलब यूज, पी का मतलब प्लानिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग उपयोग नियोजन निदेशालय। और ये कहां पे है? कहां पे है? नागपुर में। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र कहां है? महाराष्ट्र मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मुंबई अलग अलग, महाराष्ट्र नाम की जगह नहीं है, महाराष्ट्र पूरे टेरिटरी को बोलते हैं, उसकी राजधानी है मुंबई। और उसके पास में ये जगह क्या नाम है? किसके लिए फेमस है? संतरों के लिए, प्याज के लिए, लहसुन के लिए। नागपुर की प्याज फेमस है, संतरे फेमस। अच्छा ये क्या काम करता है ये इंस्टीट्यूट? नाम से पता चला मृदा सर्वेक्षण, मतलब मृदा का सर्वेक्षण करता है और उसका मैप बनाता है, मानचित्र। तो मृदा मानचित्र बनाने का काम कौन करता है? मृदा का मानचित्र बनाने का काम कौन करता है? इन्होंने पूरी मृदा का, NBSSLUP ने पूरे भारत की मृदा को अलग अलग मानचित्र के अंदर बांट रखा है, लेकिन एक अकेला इंस्टीट्यूट बांट नहीं सकता। तो इसने अपने 5 ब्रांच भी खोल रखी है। जैसे पहले एक ही ब्रांच थी, लेकिन पता चला आड़ोती से बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो आड़ोती वाले बच्चों के लिए हम पास नहीं चले गए, ब्रांच खोल दी। कल को पता चला जयपुर से ज्यादा आ रहे हैं, तो जयपुर में ब्रांच हो जाएगी। ऐसे NBSSLUP में काम बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने अपनी कितनी ब्रांच खोली? टोटल 5। इसमें से एक ब्रांच जो है अपने राजस्थान में भी है। कहां पे है? और वो कहां पे है? उदयपुर में। तो NBSSLUP का रीजनल सेंटर कहां है? रीजनल सेंटर कहां है? टोटल 5 रीजनल सेंटर है, उसमें राजस्थान में कौन सा है? उदयपुर में। ये भी ध्यान रखना। चारों इंस्टीट्यूट याद कर लोगे, उनके 2 रीजनल सेंटर भी याद कर लोगे। एक का कहां है? एक का कहां है? उदयपुर में। बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन किसके फादर है? सोइल और पेट्रोलॉजी के, JW लेदर और भारतीय कृषि रसायन के। अच्छा विश्व कृषि रसायन के JV लिबिक, उर्वरक रसायन के JV लिबिक। अच्छा कॉलोइड रसायन के थॉमस ग्राम, थॉमस वे किसके हैं? मैं तो नहीं हूं यार, तुम टेंशन मत लो यार, तुम सब सुपरवाइजर बनोगे। सोइल प्रोफाइल क्या हो गया? सब नहीं नहीं, आज तक किसी बैच में नहीं बोला तुम सब बनो, पहली बार बोला तुम सब सुपरवाइजर बनोगे। मैं ये नहीं बोला किसी वैकेंसी में बनोगे, ठीक है? मृदा परिचय का अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मैं एक और बात बताऊं, क्लास में यदि तुम्हें बातें समझ में आ रही है, रूम पे जाके तुम समझ पा रहे हो और टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो तुम सही ट्रैक पे हो, तुम्हें और अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि आदमी हर किसी से झूठ बोल सकता है। पापा का फोन है, क्या कर रहा है बेटा? पढ़ रहा हूं। झूठ बोल सकता है। मम्मी कहां घूम रहा है? वो कैसे बनी है? मृदा एक जैसी, ऊपर से एक जैसी दिखती है, अंदर से एक जैसी। इस मृदा में अलग अलग परतें होती है। क्या होती है? इन परतों को संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इन पूरे संस्तरों को एक साथ में मृदा परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? वापस सुनना। मृदा को मैं सतह से लगाकर पैतृक पदार्थ तक पूरा पूरा कट किया, कट करके गड्ढा खोदा, गड्ढे में मैं जब जाके खड़ा हुआ तो मुझे दिखा कि इस मिट्टी की परतें जो है वो अलग अलग परतें हैं। कैसी परतें? एक जैसी परतें। इन अलग अलग परतों को क्या बोलते हैं? संस्तर। और सभी संस्तरों को साथ में क्या बोलते हैं? मृदा परिस्थिति का सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। आगे बात सुन में, वापस सुनना। मृदा परिस्थिति क्या होती है? मृदा की सतह से लगाकर मृदा की उनके पैतृक पदार्थों तक का ऊर्ध्वाधर कट। कैसा कट? ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हैं? खड़ा कट, ऊर्ध्वाधर कट जो विभिन्न संस्तरों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? क्या कहलाता है? और वो जो विभिन्न प्रकार की परतें हैं उनको क्या बोलते हैं? संस्तर। अभी परतें 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। वापस मृदा परिस्थिति का शुरू कहां से होती है? सतह से। कहां तक जाती है?
पैतृक पदार्थ अपने को क्या दिखाई जाती है, परतें, उन परतों को क्या बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे संस्करण को क्या बोलते हैं, मर्दा परिस्थिति। डेफिनेशन क्या हुई मर्दा परिस्थिति की, मर्दा सतह से लगाकर, मर्दा सतह से लगाकर, मर्दा के पृष्ठ से लगाकर, मर्दा के पैतृक पदार्थों तक के ऊर्ध्वाधर कट को क्या बोलते हैं, देखिए मर्दा परिस्थिति का, मर्दा परिस्थिति का। तो लिखिए मर्दा के मर्दा के मर्दा के सतह से लगाकर, सतह से लगाकर, मृदा के सतह से लगाकर पैतृक पदार्थों तक के, पैतृक पदार्थों तक के ऊर्ध्वाधर कट को, ऊर्ध्वाधर कट को, कट मतलब काट, कट इंग्लिश शब्द है, ऊर्ध्वाधर काट को, काट या कट कुछ भी लिख लो, ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिस्थिति का कहते हैं। वापस बोल देता हूं, मृदा की सतह से लगाकर मृदा पैतृक पदार्थों तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिस्थिति का कहते हैं, मृदा परिस्थिति का कहते हैं, मृदा परिस्थिति का कहते हैं। अच्छा, आप जब कट लगाएंगे तो हमें कैसी संस्था दिखाई देंगे, संस्था अलग दिखाई देंगे, अलग परतें दिखाई देंगी, और ये परतें कैसी, कट तो था ऐसा और परतें कैसी है आड़ी है, पर कट तो कैसा था अभी मैं बताता हूं आपको कैसा दिखाई देगा, बहुत जनों को माइंड में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सोइल, मैंने तो मिट्टी को काटना शुरू किया तो मिट्टी काटते काटते नीचे पहुंचा, तो नीचे वाले कौन है, पैतृक पदार्थ। अब ऊपर तक देखो, आप एक जैसी मिट्टी नहीं दिखाई दे रही, मिट्टी के क्या दिखाई दे रही, अलग अलग कलर दिखाई दे रही, अलग अलग कलर के परतों को क्या बोलते हैं, संस्तर, और पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, परिस्थिति। इससे आगे हम पढ़ेंगे, टाइम हो गया पता नहीं चला, तो मैं चलाऊंगा वैसे, आप लिखो संस्तर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं संस्तर को, दिक्कत क्या होगी तुम्हारे साथ पता है, किसी रोज मान लो एग्जाम में आ जाए और डेफिनेशन आ जाए और ऑप्शन में ऐसा लिखा हो तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लिखा है, हॉरिजॉन्टल लिखा है, फिर आपको वहां पे क्या होगा कि सर ने आप संस्तर पढ़े, संस्तर तो है नहीं डेफिनेशन में, तो आपको याद रखना, इंग्लिश में भी याद रखना थोड़ा सा, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऐसा हुआ है एयू कोटा का सुपरवाइजर का एग्जाम था, हम रात दिन रटे, ब्लैक सोइल में दरारें आ जाती है, काली मृदा में दरारें आ जाती है, दरारें आ जाती है, दरारें आ जाती है, एक एक में रट के गए कोटा सुपरवाइजर एग्जाम देने गए और वहां पे दरारें थे नहीं, वहां पे ऑप्शन में क्या था, सिलिकॉन साइट्स। अब इंग्लिश में बोलते दरारों को, किसी को पता है क्या, दरारों को ज्यादा से ज्यादा क्रेविक्स याद है हमें, लेकिन ये वाला वर्ड किसी को पता, अब क्या कर लोगे, तो इससे थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, जितना आपको याद होना चाहिए। संस्तर को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, संस्तर को कहते हैं, दरारों को सिलिकॉन साइट्स कहते हैं, लिखो मत खाली पढ़ा मत, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लिखिए संस्तर क्या होते हैं, संस्तर तो लिखिए मृदा परिस्थितिका में उपस्थित, मृदा परिस्थितिका में उपस्थित, उपस्थित समानांतर क्षैतिज परतें, समानांतर क्षैतिज परतें संस्तर कहलाती है, समानांतर क्षैतिज परतें। क्षैतिज क्या होता है पता है, हाँ हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ऐसे खड़ा काट है तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, और ऐसे आड़ा काट है तो क्षैतिज बोलेंगे, क्षैतिज के दूर, क्षैतिज के जैसा होगा ना उसको क्षैतिज। समानांतर का मतलब एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, एक दूसरे के साथ आपस में कट नहीं कर रही है, साथ साथ चल रही है, तो साथ साथ वाली परतें ऐसे ब्लॉक्स है, इन ब्लॉक्स को हम क्या बोलेंगे, समानांतर परतें। और ये समानांतर परतें क्या कहलाती है, संस्तर, और इस पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं, मृदा परिस्थितिका, इंग्लिश में सोइल प्रोफाइल, चलो लिख लो, कहलाती है संस्तर, कहलाती है, लिखिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछ लूं कि मृदा परिस्थितिका सोइल प्रोफाइल का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा होता है, ऊपरी हिस्सा, अब मैंने संस्तर पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो तुम क्या बोलोगे नॉर्मली, मृदा सतह। अरे कार्बनिक संस्तर हर जगह होना जरूरी है क्या, मान लो अपन कहीं ऐसी जगह पे चले गए, अब जंगल में घूमने गए, कहां गए, वहां तो आदमी को पेड़ दिखेगा नहीं दूर दूर तक, अब पेड़ नहीं और इंसान नहीं, कुएं नहीं, वहां कार्बनिक पदार्थ कौन लाके डालेगा, नहीं है ना तो वहां पे आपके कार्बनिक संस्तर तो है नहीं, तो लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक चीज जरूर है, वो कौन सी है, मृदा सतह। तो याद रखना परिस्थितिका की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, मृदा सतह। अब वो सतह कार्बनिक का बना हो सकता है, अकार्बनिक का बना हो सकता है, राख का बना हो सकता है, पत्थर का बना हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना सबसे ऊपरी संस्तर होती है मृदा की क्या होती है, सतह। अच्छा, सबसे निचली सतह कौन होती है, चट्टाने, और चट्टानों को क्या बोल सकते हैं, पैतृक पदार्थ, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्या बनी है, मृदा बनी, इन्हीं से क्या बनी है। तो याद रखना मृदा परिस्थितिका शुरू होती है कहां से, मृदा की सतह से, और कहां जाके खत्म हो जाती है, पैतृक पदार्थ या चट्टानों तक खत्म हो जाती है। तो लिखिए मृदा परिस्थितिका की ऊपरी सीमा, मृदा परिस्थितिका की सबसे ऊपरी सीमा, अपर लिमिट क्या है, मृदा सतह, सोइल सरफेस, और सबसे अंतिम में निचली सीमा क्या है, सबसे लास्ट लिमिट क्या है, पैतृक पदार्थ। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पैरेंट मेटेरियल तो है ही, लेकिन याद रखना चट्टाने, पैतृक चट्टाने, मूल चट्टाने, वो चट्टाने जिनसे अपनी मृदा बनी है, पैरेंट मेटेरियल। बहुत बढ़िया। क्या पूरे विश्व की हर मृदा परिस्थितिका की गहराई बराबर होगी क्या, ऐसा संभव है क्या, आप जैसलमेर जाओ, सम के दोहरे पे बैठे हो, खोदते जाओ दोहरा कहीं खत्म होने वाला, वो टीला कहीं खत्म होने वाला, वो सैंड ड्यून्स कहीं खत्म होने वाला, तो आप 20-25 मृदा परिस्थितिका की गहराई कितनी, 1.5 से 2 मीटर। अच्छा, कभी आप सेंटीमीटर से पूछ रहे तो 150 से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 में हो गए 150 और 2 में हो गए 200, बस। सबसे पहले लिखो ओ संस्तर, कौन सा संस्तर, चलो पहले समझ लेते हैं ओ संस्तर में पहुंचने से पहले। अब मैं वापस अपनी मृदा परिस्थिति थोड़ा वापस समझते हैं। ये अपनी मृदा की सतह है, क्या है, मिट्टी की सतह। अच्छा, मिट्टी की सतह आप सभी को पता है, सतह है तो वहां घास फूस होंगे, वहां पे पेड़ पौधे होंगे, वहां पे जीव जंतु होंगे, और वहां पे हम भी होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे घास फूस है, बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष है, और इवन यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी है। इनका जितना भी अपशिष्ट है वो भी कहां जमा होगा, इन्हीं के नीचे फुटहिल्स में, इन्हीं के नीचे पेंदे में, तो यहाँ जमा हो गया। जब ये जमा हो गया, आप सभी को पता है कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जब कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं तो काले रंग के जमा हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने येलो कलर का केला खाया, केले के छिलके हटाए, केला खा लिया, छिलका आपने फेंक दिया, 4 दिन बाद उस केले के छिलके को देखना कैसा पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। इवन हर चीज जो सड़ जाती है कैसे रंग में चेंज हो जाती है, काले रंग में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, इसके नीचे, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ थोड़े से ही है, उसके नीचे क्या है, खनिज पदार्थ जो चट्टानों से टूट के आए, तो चट्टानों से टूट के वो यहाँ जमा हो गए, तो दूसरी परत जो बन गई वो यहाँ पे अलग से प्रकार के पदार्थों की बन गई, और इतनी मिट्टी थी शुरू में। और इनके नीचे सबसे नीचे क्या था, चट्टाने थी, रॉक्स थी, क्या थी, रॉक्स थी। अब हुआ क्या, इन रॉक्स को हम बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, ये रॉक्स का आर, ये कार्बनिक पदार्थ है, इसको हमने बोल दिया ऑर्गेनिक मैटर। और कार्बनिक पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक का क्या आ गया, रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, रॉक्स, तो रॉक्स का क्या आ गया, तो शुरू कहां से करना है, खत्म कहां करना है, सबसे ऊपर क्या, ओ मतलब ऑर्गेनिक मैटर मतलब हिंदी में कार्बनिक पदार्थ, आर फॉर रॉक्स का मतलब चट्टाने, तो सबसे नीचे चट्टाने, सबसे ऊपर। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ हर जगह हो जरूरी, जैसलमेर की मिट्टी पे, जोधपुर में मिट्टी पे, अच्छा जहां खेती करते हैं वहां पे भी कार्बनिक पदार्थ, तो हर जगह होना जरूरी। तो ये तो कभी हो सकता है कभी, लेकिन ये हमेशा, तो इनके बिना तो मिट्टी बनेगी ही। अब ये बन गई मिट्टी,
एक सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर, सबसे नीचे रॉक्स और बीच में मिट्टी। लेकिन हुआ क्या कि जब मिट्टी बनी उसके सालों बाद तक बारिश होती रही और बारिश में क्या गिरता है? पानी गिरता है। और पानी सबका दोस्त है। पानी क्या है? सबका दोस्त मतलब सार्वत्रिक विलायक है। सबको अपने अंदर क्या कर देता है? घोल देता है। किसको जल्दी घोलता है, किसको लेट घोलता है। जैसे ही पानी इसकी सतह पे आया तो कुछ कार्बनिक पदार्थ पानी में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। फिर थोड़ा नीचे आया तो यहां से कुछ पदार्थ और क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। और घुल के यहां से कुछ पदार्थ पानी के साथ, किसके साथ? पानी के साथ घुल के कहां चले जाएंगे? नीचे। और यहां आके जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। इससे हुआ क्या? इस ऊपर के पदार्थ थे ऑर्गेनिक मैटर और मिट्टी के कारण वो पानी के साथ घुल के कहां आ गए और नीचे आके क्या हो गए? जमा हो गए। मतलब यहां एक अलग सा संस्तर बन गया। तो अब क्या कितने बन गए? पहले वाला ऑर्गेनिक, दूसरे वाला मिट्टी, मिट्टी घुल के जो आई वो दूसरा संस्तर और सबसे नीचे क्या हो गया? आर। अब ये जो आर है ये कठोर चट्टान है, ये भी धीरे-धीरे क्या होती रहती है? टूटती रहती है। और टूट के क्या बनाते हैं? छोटे-छोटे कण बनाती है। इन कणों से भी क्या बन गई? एक अलग से संस्तर बन गया। इन कणों का भी क्या बन गया? अलग से। नीचे तो पूरी ठोस चट्टान है और ऊपर टूटी हुई चट्टान है। अब टूटते हैं तो कट हो जाती है और कट से बनता है सी ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन? सी। मतलब सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला आर से टूटा हुआ तो आर के ऊपर होगा सी, आर के नीचे नहीं, आर के ऊपर टूटेगा तो आर के ऊपर क्या है? सबसे ऊपर ओ। अब बीच में रह गए दो, बीच में कितने रह गए? ये सी है तो इन दोनों को हमने नाम दे दिया ए और बी। तो याद रखना सबसे ऊपर, उसके बाद में फिर सबसे नीचे ओ फॉर आर फॉर रॉक्स टूटी हुई है तो ऊपर वाला सोइल पानी में घुल के नीचे आया वो बी। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? वापस याद करो सबसे ऊपर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद सबसे नीचे आर फॉर ओ फॉर टूटे हुए रॉक्स, टूटे हुए रॉक्स, टूटी हुई रॉक्स, टूटे हुए पृथक पदार्थ, क्योंकि ये तो पृथक पदार्थ है और टूटे हुए पृथक पदार्थ सी। अच्छा मिट्टी जो प्योर मिट्टी थी वो और घुल के नीचे आके जो बनी वो बी। कितने याद करने? कोई दिक्कत है क्या? याद कर लोगे तो कितने संस्तर याद करने? 5। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे? तो याद रखिए सबसे पहले लगाइए ओ संस्तर। कौन सा संस्तर? ओ संस्तर। नाम ले लिया? बहुत बढ़िया। ओ संस्तर। अब देखो सबसे पहले ओ संस्तर कैसे कहते हैं? किसको? कार्बनिक संस्तर को। तो देखो इसे कार्बनिक संस्तर कहते हैं। अब मैं तो कार्बनिक बोल रहा हूं, किसके माइंड में डाउट हो रहा है? कार्बन आया कहां से? कहां से आया? हमसे, पेड़ पौधों से। क्या हर जगह होगा क्या ये? नहीं होगा। तो देखो इसे कार्बनिक संस्तर कहते हैं। कार्बनिक संस्तर कहते हैं इसे, इसे कार्बनिक संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक संस्तर कहते हैं। अच्छा अब आपको याद रखना कार्बनिक संस्तर कहते हैं तो रंग कैसा होगा? तो लिखो इसका रंग। इस संस्तर का रंग कैसा है? तो रंग बराबर काला भूरा, काला भूरा। अच्छा ये कैसा संस्तर है? कहीं दबा हुआ है सबसे ऊपर है तो जहां भी होगा ये कहीं दबा हुआ नहीं रहेगा। कहां रहेगा सबसे? तो याद रखिए ये सबसे ऊपरी संस्तर होता है। यह सबसे ऊपरी संस्तर होता है। सबसे ऊपरी संस्तर होता है। तो अब आपसे कभी नॉर्मल पूछ ले कि मर्दा परिस्थिति का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? ओ संस्तर। कौन सा संस्तर? ओ संस्तर। क्वेश्चन घुमा सकते हैं, कैसे घुमाएंगे मैं भी बताऊंगा। लेकिन यदि नॉर्मल ऐसा पूछ ले कि मर्दा परिस्थिति का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? ओ क्यों? कार्बनिक पदार्थ कहां जाके जमा होंगे? ऊपर। और इससे संस्तर क्या बन जाएगा? ओ संस्तर बन जाएगा। अब नोट लगा के लाइन लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ बातें तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है तो वो जाती है बीएमआई। क्या हो जाती है? तो ये बीएमआई पॉइंट है तुम्हारा, भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट। अब याद रखना ओ संस्तर कहां नहीं पाया जाता या फिर ओ संस्तर कहां पाया जाता है, ये दोनों बातें ध्यान रखना। ओ संस्तर पाया जाता है जंगली मृदाओं में। जहां जंगल होंगे वहां जीव होंगे, वहां जंतु होंगे और वहां कार्बनिक पदार्थ बहुत सारा होगा। देखो जंगल है, जंगल है तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो उनकी पत्तियां हर साल नीचे गिरेगी, टहनियां गिरेगी। जंगल होंगे तो पशु चरते हुए आएंगे, जंगल है तो उनका अपशिष्ट होगा। जंगल है तो पेड़ भी मरेंगे, पशु भी मरेंगे और सारे कहां जमा हो जाएंगे? जमीन के ऊपर। और कौन सा संस्तर बन जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ ओ संस्तर कहां पाया जाता है? जंगली मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में? जंगल की मृदाओं में। कौन सी मृदाओं में? तो लिखो ओ संस्तर जंगल की मृदाओं में पाया जाता है। ओ संस्तर जंगल की मृदाओं में पाया जाता है, फॉरेस्ट सॉइल्स में। ओ संस्तर जंगल की मृदाओं में पाया जाता है। अच्छा कहां नहीं पाया जाता? इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। ओ संस्तर जंगल की मृदाओं में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो। अब देखो अपने यहाँ क्यों नहीं पाया जाता? आप बोलोगे हम तो रोज गोबर का खाद डालते हैं, हम तो बहुत बार सर ऐसे गाय का जो गोबर है वो खेत में डाल देते हैं, लेकिन संस्तर नहीं बनता। वो गोबर का खाद हम डालते हैं मिट्टी में मिक्स हो जाता है, ऊपर अलग से परत नहीं बनती। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे नहीं लगता किसी ने भी वो संस्तर देखा होगा, किसी ने भी वो संस्तर, क्योंकि आप इतने डेंस जंगलों में गए भी। आप अपने यहाँ पे जो जंगल है उनका सिर्फ लगभग 0.007% जो है वो डेंस जंगल है, सबसे ज्यादा में पाए जाते हैं। मतलब डेंस जंगल भी यहाँ ज्यादा। अब जब डेंस जंगल ही नहीं है तो वो संस्तर की बात ही नहीं आती। जंगल जाते हैं घूमने तो सड़क किनारे जो रास्ता होता है वहां जाते हैं और वहां वो संस्तर दिखता है। वो संस्तर आप देखोगे। अच्छा खेत में क्यों नहीं पाया जाता? अभी हमने खेत में गोबर की खाद डाली, हाथ क्या चला दिया? ट्रैक्टर चला दिया, हल चला दिया, कल्टीवेटर चला दिया, प्लो चला दिया, तो क्या हो गया मिट्टी के साथ? अच्छा मिक्स हो गया, फिर वो संस्तर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब अपनी जुताई वाले खेत में तो वो संस्तर पाया ही नहीं जा सकता। जहां हम खेती करते हैं वहां कभी वो संस्तर पाया तो याद रखना। दूसरा पॉइंट लिखिए कृषित भूमि में। कौन सी भूमि में? कृषित भूमि, जुताई वाला खेत, या इसको बोलते हैं जोत भूमि। कृषित भूमि या जोत भूमि, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म लैंड, अरेबल लैंड। कृषित भूमि या जोत भूमि में ओ संस्तर नहीं पाया जाता। ओ संस्तर नहीं पाया जाता। याद रखना नहीं पाया जाता है तो जोत में पाया कहां जाता है? हाँ क्योंकि जंगल में कौन होता है? मोर होता है, शेर भी होता है। ओके चलो दोनों बातें याद रह जाएगी। कहां पाया जाता है, कहां नहीं पाया जाता। वैसे तो इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन क्वेश्चन आएगा क्या? क्यों क्वेश्चन क्या आएगा सुनना। आदर्श मृदा परिस्थितिका में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? कृषि भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? ए संस्तर। ओ तो है ही नहीं। अब ओ नहीं है तो सबसे ऊपर कौन बच गया? ए संस्तर। चलो यहां तक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत हो रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके किसके पेट दर्द हो रहा है? सॉरी यार मेरी बातों से पेट दर्द हो रहा है। माता जरूर दुख सकता है। चलो जंगली भूमि में, कहां में? जंगली भूमि में। जंगली भूमि में ओ संस्तर बनना शुरू हुआ। ध्यान से सुनना, ओ संस्तर बनना शुरू हुआ। पत्ती आई, सबसे पहली पत्ती गिरी, फिर पत्तियां गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही, 10 साल तक पत्तियां गिरती रही। क्या 10 साल तक पहले पत्ती जो गिरी वो आज आपको दिखेगी क्या? वो सड़ के नष्ट हो जाएगी। सड़ के क्या हो जाएगी? केला खाया या संतरा खाया, आपने जो भी फ्रूट खाया उसका छिलका डाला, 10 दिन तक आप पहचान लोगे किसका छिलका है। पहचान सकते हैं? गाय गोबर करके पहचान लोगे किसका गोबर है। अब मान लो 3 महीने तक वो सड़ गया, 3 महीने तक क्या हो गया? सड़ने के बाद पहचान लोगे क्या था उसमें? तो सबका कलर कैसा हो गया? वो सब ठीक है यार, मैं 10 बार समझाया उबासी लो, उसका तरीका होता है। अच्छा ये बंदा फील ले रहा है उबासी में पूरा। अब हम आगे बात करते हैं। अब जो ओ संस्तर है उसमें कार्बनिक पदार्थ आज गिरे हैं वो तो अपने को दिख सकते हैं, 10 दिन पहले वाले भी दिख सकते हैं, लेकिन महीने पहले वाले सड़ गए वो दिखेंगे। अच्छा तो महीने पहले पड़े थे ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे? क्योंकि ऊपर तो नए पड़ रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाली परत अलग है और नीचे वाली परत। यहाँ वाले कार्बनिक पदार्थ को हम पहचान नहीं सकते, यहाँ वाले कार्बनिक पदार्थ को पहचान, जिनको हम पहचान सकते हैं उनको बोलते हैं O1। क्या बोलते हैं? जिनको नहीं पहचान सकते उनको बोलते हैं O। मतलब ओ संस्तर कितने भाग में? कितने भाग में? ऊपरी O, निचला O। जिसको पहचान सकते हैं, जिसको नहीं पहचान सकते, जो बिना सड़ा हुआ है, जो सड़ा हुआ है, बस। कितने बात याद रखनी है? ओ संस्तर कितने भाग का? ऊपरी संस्तर, निचला संस्तर, सड़ा हुआ, गलत, O2 और बिना सड़ा हुआ। जिनको पहचान सकते हैं, जिसको नहीं पहचान सकते। लिखो ओ संस्तर 2 प्रकार का होता है।
कुछ भी आप लिखो, रफ कॉपी में ओ सेंसर दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पे लिखो O1, दूसरे नंबर पे लिखो O2। O1 और दूसरे नंबर पे O2। हाँ लिखना ही है, मदद थोड़ी यार मुझे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लिख लो। बच्चे बोल रहे आप बहुत फास्ट बोलते हो। सर आपका नाम क्या है? ये एप्लीकेशन लिखने की तैयारी में है, नाम तो वही पूछते हैं, मैं बताऊंगा ही नहीं। देखो लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आना, समझ में आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुन के अच्छा लगना। तो सुन के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आता रहेगा। तो सड़ा हुआ कौन है? O2, बिना सड़ा हुआ। अब जो सड़ गया उसको पहचाना, और जो सड़ गया वो कहां चला जाएगा? तो एक बात याद रख लोगे तो भी याद हो जाएगा, ज्यादा बात याद रखने की जरूरत नहीं है। लिख लिया सभी ने? कोई दिक्कत इसमें? ओ सेंसर याद हो गया, दूसरे सेंसर पे बैठते हैं ए सेंसर पे। कौन सा सेंसर? ए सेंसर। अच्छा देखो ये जो सेंसर है ना, ये सारा इज्जत का खेल है। जो सबसे ऊपर होता है ना उसको इज्जत ज्यादा मिलती है। ओ सुनो ना ये वाला है, ए सुनना ए वाला। अब ए सुनता है नहीं सुनता? फिर तो बताइए, ये इज्जत घट रही है। तो सबसे पहले वापस, अच्छा कभी अरेंज करने में आ जाएगा, निम्न में से विभिन्न सेंसरों को अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा? बड़ी इज्जत वाला। फिर 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 डाल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले ओ पूरा पढ़ लिया, दूसरे नंबर पे लगाओ हेडिंग ए सेंसर। ए सेंसर थोड़ी सी इज्जत। ये शादी के बाद वाला है ओ सेंसर, शादी के 2 साल बाद वाला ए सेंसर, शादी के 10 साल हो जाए तो बी सेंसर, बच्चे बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, धनिया उगते हैं, अब पति का कोई काम, फिर आता है सी सेंसर। ठीक है, नहीं मुझे चल रहा हूं ओ नहीं दूसरे पेज नहीं तीसरे पेज में, पता नहीं कौन से पेज में चल रहा हूं, तो मेरा फिर चेंज होता रहता है। ए सेंसर, दिवाली होली पास में आती है तो मैं ओ सेंसर में आ जाता हूं, उनके कहीं परिवार में शादी हो तो मैं ए सेंसर ओ सेंसर दोनों में रहता हूं। और अभी नॉर्मल दिन चल रहे हैं, कोई काम नहीं है, उनके पास भी पैसे हैं तो सी में तो आर में पहुंच जाता हूं कभी कभी। तो चलो ए सेंसर, ए सेंसर में आपको याद रखिएगा, इससे ऊपर वाला सेंसर था ना उसमें खनिज पदार्थों का कोई रोल पूरा आपका किसका था? कार्बनिक। लेकिन ये पहला सेंसर है जो कैसा सेंसर है? सबसे ऊपरी खनिज सेंसर, सबसे ऊपरी, क्योंकि इससे ऊपर सेंसर तो है लेकिन वो खनिज, तो ऐसे लिखो सबसे ऊपरी खनिज सेंसर। सबसे ऊपरी सेंसर नहीं है लेकिन कैसा सेंसर है? सबसे ऊपरी खनिज सेंसर। खनिज सेंसर मतलब किससे बना है? चट्टानों के टूटने से। खनिज सेंसर कौन सा सेंसर होता है? ए सेंसर होता है। अच्छा इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा किसमें? तो इसका रंग थोड़ा क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। इसका रंग थोड़ा हल्का होता है, उसका गहरा होता है, इसका रंग कैसा होता है? हल्का रंग होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, कृषित भूमि में, जोत वाली भूमि में सबसे ऊपरी सेंसर होता है, क्योंकि वहां ओ सेंसर पाया, तो याद रखना कृषित भूमि का सबसे ऊपरी सेंसर भी यही है, कृषित भूमि का सबसे ऊपरी सेंसर। कभी कभार कोई होते तो अपने लेकिन अपने लगते नहीं है, तो है तो कुछ ए लेकिन ए लगते नहीं है, तो इस हिसाब से हमने ए को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? है तो ए लेकिन कुछ लगते किसी और के जैसे हैं, तो हमने ए को कितने भागों में बांट दिया? तो ए कितने प्रकार का होता है याद रखना, ए कितने प्रकार का होता है? तो लिखो ए सेंसर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ए सेंसर को कितने भागों में? 3 भागों में। तो ए सेंसर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हाँ ये सही है, एक गुम हो गया बेटा, आज फर्स्ट क्लास है आपकी, सेकंड है फिर भी नोट्स नहीं है। अच्छा नोट्स नहीं है ठीक है, एक पेज है और यही पेज कल सुबह ना इसके बाद में लिखना, मैं समझा रहा हूं। A1 लिख लेना, उसमें लिखना A3, तो कितने हो गए? 3 हो गए। अब मतलब A1 किसके कांटेक्ट में? ऊपर वाला है ना A1, तो किसके कांटेक्ट में है? तो A का लगता है किसके जैसा है? O जैसा है, तो इसका मतलब इसके गुण O के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? थोड़ा सा काला गहरा भूरे रंग का होगा और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। अब ये A3 किसके पास में? इसके नीचे कौन है? जस्ट B, तो किसके जैसा लगता है? B जैसा है। तो A का लगता है किसका है? B का जैसा, मतलब B के गुण है इसमें। तो असली A वाला कौन है? असली A का कौन है? तो A2 अपना था, तो हमने इसको एक और नया नाम दे दिया कि A2 आज हम तुम्हें E के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? तो A2 को और क्या बोलते हैं? A2 को और क्या बोलते हैं? E सेंसर। कौन सा सेंसर? तो A1 में लिख दो, किसके समान है? O सेंसर के समान। किसके समान है? अरे क्यों है? क्योंकि किसके पास में? O के पास में। O के पास में तो O जैसा हो जाएगा, तो O के समान है। अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया? A2, और A2 के ब्रैकेट में लिखना E, A2 या E सेंसर, और इसके ऊपर भी क्या लिख लेना? स्टार्ट कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं भयंकर तो नहीं है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। A2 या E सेंसर, इसकी थोड़ी सी कहानी समझना, समझ लोगे? यहाँ थोड़ी कहानी समझनी पड़ेगी, समझ लोगे? अभी तक समझ में आया? पहले O के कितने भाग थे? A के कितने भाग है? A1 किसके जैसा? अब कौन सा आ गया? A2। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे मान लो मर्दा सेंसर सबसे ऊपर कौन सा? O, उसके बाद में कौन सा आ गया? A में A1 किसके जैसा? O जैसा। A2 के A3 किसके जैसा? अब इसमें कौन आ गया? A2। मैंने कहा था कि बारिश आती है, क्या आती है? टिप टिप बरसा पानी। जब पानी नीचे की तरफ आता है तो अपने साथ कुछ पदार्थ क्या रहता है? घोल लेता है, क्योंकि पानी क्या है? विलय के, विलय का मतलब घोलने का काम ही है उसका। कुल मिला के कुछ ऐसा है कि ऊपर से एक बरस के दोस्त आया और दोस्त को जाना है गोवा। कहां जाना है? तो उसने कहा कि मेरे साथ चले भाई, तो यहां से कुछ बंदों को उठाया, यहां से ज्यादा प्यार नहीं हुए, क्योंकि इसकी मम्मी फिर नीचे की तरफ A1 से A1 में ज्यादा प्यार। जैसे A2 के पास पहुंचा, वो किसी से डरता, वो बोला मैं चलूंगा तेरे साथ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी का डर, अब मम्मी पापा कंट्रोल में नहीं हूं। और यहां से A2 से बहुत सारी चीजें जो है इसके साथ चलने लगी। तो सबसे ज्यादा चीजें कहां पानी के साथ घुली? कहां सबसे ज्यादा घुलना कहां हुआ? मतलब सबसे ज्यादा पदार्थ जाएंगे कहां से? और पदार्थ का पानी के साथ घुलकर नीचे की ओर जाना निक्षलन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मैं ये बोल सकता हूं सर्वाधिक निक्षलन कहां होगा? सर्वाधिक निक्षलन कहां होगा? निक्षलन यहां भी होगा लेकिन ज्यादा सर्वाधिक कहां होगा? A2 में। यहां से रवाना हो गया, डर किसी का, नीचे की तरफ पहुंचा, यहां गुजरात बॉर्डर क्रॉस की, और क्रॉस करते 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 नीचे की तरफ आई, ए वाले नीचे की तरफ आए, पीछे से मम्मी पापा का कॉल नहीं आया, उनका कॉल आया। बिल्कुल सही है। और जैसे कॉल आया महाराष्ट्र की बाउंड्री पर पता चल गया कि अब इससे आगे जा नहीं सकते। पानी को बोला भाई तू तो जाना है, जा, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। और ये जितने पदार्थ यहां से घुल के आए वो नीचे की तरफ आके जमा हो गए, यहां से आगे वो जा, क्योंकि जो मम्मी पापा का डर है ना उससे भी बड़ा डर होता है। और ये वाला डर जैसे ही दिखा ये भैया यहीं रुक गए, जहां रुके उनको डर लगा, भय लगा, भय से बन गया बी। कौन सा बन गया? तो शुरू कहां से हुआ था? कहां जाके रुक गया? अब मैं यदि पूछूं सबसे ज्यादा निक्षलन कहां होता है?
सबसे ज्यादा जमाव कहां होता है? सबसे ज्यादा जमाव कहां होता है? निचलन, जमाव, निचलन। अच्छा, जाना, यहां पानी के साथ घुल के गया, पानी के साथ घुल के जाने को बोलते हैं वॉशिंग आउट। क्या बोलते हैं? यहां जमा हुआ तो उसको बोलते हैं वॉशिंग इन। क्या हुआ? तो सर्वाधिक जमाव या वॉशिंग इन तो कहां हुआ? सर्वाधिक गया कहां से? कहीं कंफ्यूज हो गया? अब मैं पूछूं सर्वाधिक निचलन, सर्वाधिक वॉशिंग आउट, सर्वाधिक जमाव, सर्वाधिक वॉशिंग इन, ये समझना किसके साथ जा रहे हैं सब? पानी के साथ। यहां पानी भी रुक गया क्या? पानी तो यहां से नीचे गया, कुछ पदार्थ यहां रुके, जहां रुके उसको क्या बोल दिया हमने? ये पदार्थ किसके भाग है? A2 के। A2 है क्या? मिट्टी का ही संस्तर है। अब कितने संस्तर हो गए? A2 और इसके नीचे क्या बन गया? इन दोनों के बीच में कौन सा है? A3। A3 किसके जैसा है? A1 किसके जैसा है? सबसे ऊपर कौन है? O के कितने पार्ट है? O1 और पहचाना जा सकता है वो? नहीं पहचाना जा सकता वो? ऊपरी, निचला। बहुत बढ़िया, लिखो A2 में। A2 में 3 लाइन लिखनी है मस्त वाली। पहले नंबर पे A2 में क्या लिखना है? A2 को और क्या बोलते हैं? ए संस्तर। क्योंकि यहां क्या होता है? सर्वाधिक निचलन। अच्छा, निचलन को इंग्लिश में लीचिंग बोलते हैं, एक शब्द और है, उस शब्द को बोलते हैं इलुविएशन। क्या बोलते हैं? और इस इलुविएशन से कौन सा संस्तर बन गया? ई संस्तर बन गया। तो याद रखना इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इलुविएशन से। कौन से शुरू हुई? ई से। याद रखना इलुविएशन। और इसमें क्या होता है? मैक्सिमम, सर्वाधिक, वॉशिंग आउट। तीन बातें याद रखनी। A2 संस्तर में क्या होता है? सर्वाधिक निचलन होता है, इलुविएशन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ई संस्तर। और क्या होता है? मैक्सिमम वॉशिंग आउट होता है। मैक्सिमम वॉशिंग आउट होता है। सर आपसे सोशल साइंस ही पढ़ाओगे क्या? इतना ही पढ़ा पाऊंगा तो अभी बहुत है। बी का इस्तेमाल। थर्ड नंबर लिखो बी संस्तर। कौन सा संस्तर? बी। अब बी तो मैंने पूरा समझा दिया तुम्हें। बी संस्तर को समझने लायक थोड़ी है। बी संस्तर, बी संस्तर क्या होगा इसमें? सर्वाधिक जमाव। याद रखना सर्वाधिक जमाव होता है, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है, सर्वाधिक जमाव होता है। अच्छा, जमाव को आइलुविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां होता है आइलुविएशन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? आइलुविएशन की। या फिर मैक्सिमम वॉशिंग इन। सर्वाधिक जमाव किसका? मृदा पदार्थों का। ये ध्यान रखना, तो भूल जाओगे, पानी का जमाव कर दोगे। पानी नहीं, मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। पानी के साथ घुलकर। सर इनसे इक्वेशन बनाओ ना। बिल्कुल बनाएंगे, टेस्ट होने दो। हाँ, अभी एक बार वापस बताएंगे फोटो। सर हमारे गांव में पीपीसीएल की फैक्ट्री है जो वर्तमान समय में बंद है। बिल्कुल, पीपीसीएल जानते हो? पीपीसीएल नहीं, पायराइट्स एंड फॉस्फेट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सी संस्था। अब देखो थोड़ा मैंने समझाने का तरीका अलग है, लेकिन इसकी भाषा अलग है। इसको बोलते हैं असंपीड़ित पैतृक पदार्थ। क्या बोलते हैं? संपीड़ित का मतलब होता है ठोस, असंपीड़ित का मतलब टूटे फूटे क्या? पैतृक पदार्थ। कुल मिलाकर पत्थर पड़े होते हैं। और उसके बाद में कौन सा संस्था है? कौन सा संस्था है? आर। आर का मतलब ये क्या होती है? संपीड़ित पैतृक पदार्थ, या फिर हम बोल सकते हैं मूल चट्टाने। मूल चट्टाने। सर संडे को क्लास लगेगी? लगती है क्या? नहीं, नहीं लगती। टेस्ट है संडे को, सोलह क्वेश्चन थोड़ी है। नहीं, क्योंकि मेरे से किसी ने मांगे नहीं क्वेश्चन, तो नहीं होंगे। लेट तो लगी अपनी क्लास भी। अगले संडे को है, अगले संडे को टेस्ट होगा तो होगा, है नहीं तो फिर उससे अगले संडे तब तक कोर्स हो जाएगा। चलो एक बार वापस फोटो देख लो। सबसे ऊपर ओ कितने भाग में? O1 और ए कितने भाग में? A1 A2 और A2 को क्या बोलते हैं? फिर सबसे ज्यादा जमाव, निचलन, इलुविएशन, आइलुविएशन, इलुविएशन, आइलुविएशन। जहां आ रहा है आइलु और जहां से जा रहा है एलु। ओ के दो भाग हैं, कौन कौन से? O1 और O2। बहुत बढ़िया। चलो अब दो बातें ध्यान रखना। और कभी कभार ऐसे पूछा जा सकता है, सोल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? कौन से शब्द से आया है? सोलम का मतलब क्या होता है? ऐसे एक शब्द होता है सोलम। क्या शब्द है? सोलम। सोलम हम बहुत बार ए और बी संस्तर को भी कहते हैं। इसको कहते हैं, तो ए और बी संस्तर को हम क्या कहते हैं? अच्छा, कभी ऐसे पूछ ले कि सोलम कहते हैं ए प्लस बी या ए प्लस ई प्लस बी, कौन सा होगा दोनों में से? दोनों ही सही है। ये भी सही है और ये दोनों ऑप्शन में आए तो ये वाला करना है। वरना आपको क्या रखना है? ए और बी। याद रखना ई किसका पार्ट है? A2 को क्या बोलते हैं? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक शब्द आता है रिगोलिथ। क्या आता है? रिगोलिथ। क्या आता है? ए प्लस बी, इसके साथ और कौन सा जोड़ दो? इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? रिगोलिथ। ये दोनों बातें लिख लो। सोलम बोलते हैं और बी संस्तर को, ए बी और सी तीनों संस्तर को क्या बोलते हैं? रिगोलिथ। मतलब ध्यान से समझो, यहां से यहां तक वाला जो संस्तर है उसको क्या बोलेंगे? सोलम। और यहां से यहां तक वाला संस्तर उसको क्या बोलेंगे? रिगोलिथ। ए और बी सोलम, ए बी और सी रिगोलिथ। लिख लो। आज से नहीं है क्लास, कल 2 क्लास हो गया, तीसरी क्लास है। सुपरवाइजर बनने के बाद डिमांड होगी, अभी सिर्फ डिमांड यही है कि सर सगाई हो जाए बस, मैं तैयारी छोड़ दूं। चलो, पृष्ठ मर्दा बोलते हैं 0 से 15 सेंटीमीटर वाली मर्दा को, और 15 से 30 सेंटीमीटर वाली मर्दा जो होती है उसको क्या बोलते हैं? मतलब ऊपर 0 से लेकर 15 तक पृष्ठ, 15 से 30 तक अव। तो ये ऊपर वाली मिट्टी कौन सी मर्दा है? पृष्ठ। और नीचे वाली मिट्टी कौन सी है? अव मर्दा। लिख लेना, पृष्ठ मर्दा और अव मर्दा। अच्छा याद रखना, पृष्ठ मर्दा का एक और नाम है। क्या बोलते हैं पृष्ठ मर्दा को? सॉरी, पृष्ठ मर्दा को अव मर्दा बोलते हैं। याद रखना, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं थ्रो स्लाइस लेयर। मतलब ऐसी लेयर जो हल के नोक से उलट पुलट हो जाती है उसको बोलते हैं पृष्ठ मर्दा। हल जितना गहरा जाता है ना वो वाली मिट्टी क्या कहलाती है? पृष्ठ। जहां हल नहीं जाता अव मर्दा है। बहुत बढ़िया। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 20 नंबर रूम में जाना पड़ेगा। हाँ, छोटी उम्र में जा रहा हूँ, दुख तो होगा ही तुम्हें। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ फर्स्ट नंबर पे। खनिज पदार्थ इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मिनरल मैटर। इंग्लिश बोलते हैं मिनरल मैटर, खनिज पदार्थ। कितना परसेंट है ब्रैकेट में लिख दो? कितना परसेंट है? 45%। किसका? कुल मर्दा का। कुल मर्दा कितना परसेंट है? 45%। अच्छा, कहां से आता है? चट्टानों के टूटने से। चट्टानों के टूटने से। टूटने को क्या बोलते हैं? तो देखो ये चट्टान है, ये क्या है? चट्टान है। ये चट्टान जब टूटी तो टूट के क्या बनाती है? पैतृक पदार्थ बनाती है। क्या बनाती है? पैतृक पदार्थ बनाती है। और ये पैतृक पदार्थ जब टूटते हैं तो बनती है आपकी मृदा। क्या बनती है? और मृदा का कौन सा भाग बनता है? खनिज पदार्थ बनता है। कौन सा बनता है? कितना परसेंट? 45%। तो चट्टानें टूटती है तो क्या बनता है? इसी पैतृक पदार्थ को कभी कभार रिगोलिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और रिगोलिथ किसको कह रहे थे?
ए प्लस बी प्लस और पैतृक पदार्थ को भी क्या कहते हैं? रिगोलिथ। एक होता है रिगोसॉल, वो एक मिट्टी होती है, वो अलग से क्या होती है? ए रिगोलिथ। क्या है जो किसको बोलते हैं? यहाँ पे किसको बोलते हैं? ए प्लस बी को क्या बोलते हैं? और सोलम कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? क्या मतलब होता है? फास्ट या फ्लो? कंफ्यूज नहीं हो गए? सब याद हो रहा है? अच्छा, चट्टानों का टूट के पैतृक पदार्थ या रिगोलिथ में बदलना जो है, वापस मैं क्या बोला? चट्टानों का टूट कर पैतृक पदार्थ में बदलना। चट्टानें थी, बड़ी-बड़ी चट्टानें, बारिश हुई, हवाएं चली, भूकंप आया, भूस्खलन हुआ, बिजली गिरी, तो चट्टानें टूटी। चट्टानें क्या हुई? यहाँ से हिमाचल जाओगे, यहाँ से तुम जा रहे हो वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का बहुत बार कपाट बंद रहते हैं, बहुत बार रास्ता बंद होता है, बहुत बार कहते हैं कि अधिक भूस्खलन होने से वैष्णो देवी जाने का मार्ग हुआ अवरुद्ध, वापस गाड़ियां लौट नहीं पाती, फिर मलबा हटाते हैं। और आजकल इस वाले मॉनसून में बहुत ज्यादा हुआ, बारिश ज्यादा हुई तो मलबा गिर गया। मलबा गिरा मतलब क्या गिरा? चट्टानें, पहाड़ टूट गए, मतलब पहाड़ टूटते हैं। पहाड़ यहाँ पे ऋषभ देव की तरफ जाओगे या अहमदाबाद हाईवे पे जाओगे तो आपको देखोगे अलग अलग जगह पे लिखा है आगे बड़े बड़े चट्टानें, आगे पहाड़ है, चट्टानें टूट के गिर सकती है, सावधानी से ड्राइव कीजिए। तो वहां पे बहुत सावधानी से ड्राइव करना होता है, तो कभी भी पहाड़ आके नीचे जमीन पर गिर सकते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपक्षय। तो चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? और अपक्षय से क्या बनता है? जिसको क्या बोलते हैं? अभी पैतृक पदार्थ आगे जाके क्या बनाएगा? इस प्रक्रिया को बोलते हैं मृदा निर्माण। क्या बोलते हैं? तो पैतृक पदार्थ से मृदा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और पैतृक पदार्थ बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब किससे बनते हैं पैतृक पदार्थ? चट्टानों से बनते हैं। किससे बनते हैं? अब आपको ध्यान होना चाहिए कि चट्टानें होती क्या है? ये चट्टानें क्या होती है? तो चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चट्टान को क्या बोलते हैं? रॉक्स। ये रॉक्स। वाह 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 भैया, क्या समझा रहे थे? नहीं आप ऐसे बोलो मत, आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात मत करना आप, मेरे तरफ मत देखो। क्या हुआ? मेरा नाम पूछा? किसका? वाह भाई, ये असली असली टूटेगी तो वापस क्या बनाएगी? खनिज पदार्थ। कैसी होती है? ठोस होती है। कैसी होती है? ऐसा कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? चट्टानें कितने प्रकार की? तो चट्टानें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की चट्टानें। अच्छा कौन कौन सी? तो एक याद रखना, आग्नेय। कौन सी चट्टान? आग्नेय। कौन सी? आग्नेय अग्नि से बनी हुई। किससे बनी हुई? अग्नि मतलब गर्म पदार्थ से, लावा से बनी हुई। किससे बनती है? दूसरी अवसादी। अवसाद का मतलब है जिसका कचरा जमा हो जाता है, मतलब ये टूटेगी तो कौन सी बनेगी? और तीसरा है रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित या वापस बोलो, कितने प्रकार की चट्टानें? कितने प्रकार की? पहले नंबर पे अवसादी किससे बनेगी? इन दोनों से कौन सी बनेगी? रूपांतरित। अच्छा सबसे पहले कौन सी बनी होगी? क्योंकि अग्नि से बनती है, लावा से बनती है, सबसे पहले कौन सी? इसलिए इनको बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें। क्या बोलते हैं? कौन सी चट्टानें? कौन सी चट्टानें? अच्छा इससे टूटकर कौन सी बनी? इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक चट्टानें। कौन सी चट्टानें? द्वितीयक चट्टानें। द्वितीयक चट्टानें कौन सी है? अवसाद। अच्छा द्वितीयक चट्टानें जो है वो पानी के कारण अवसाद में जमती है, इसलिए इसको बोलते हैं जलज चट्टानें। कौन सी चट्टानें? कौन सी चट्टानें? अच्छा इससे ये बनती है, तो इन दोनों में मां कौन है? तो इसको बोलते हैं मातृ चट्टानें। कौन सी चट्टानें? मातृ चट्टानें। लिख लो ऐसे, कैसे लिख लो? अच्छा पीछे वाला लिखना है, चलो ये लिख लो, ज्यादा जोश। मृदा निर्माणकारी चट्टानें। चट्टानें कौन सी बेटा? अवसादी। और सर्वाधिक पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी है? आग्नेय चट्टानें। कुल चट्टानों का लगभग 95% तो है कौन? अकेली आग्नेय चट्टानें। 5% बाकी है, लेकिन मिट्टी बनाने वाली में सबसे ज्यादा कौन है? टोटल मिट्टी का 74% अवसादी बनाती है। प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर किसके आधार पर? आधार पर। कितने प्रकार की चट्टानें होती है? 3 प्रकार। कौन कौन सी? एक होती है अम्लीय चट्टान। कौन सी होती है? एक होती है उदासीन चट्टान और एक होती है क्षारीय चट्टान। जो मृदाएं इन क्षारीय चट्टानों से बनती है वो मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। कैसी होती है? और जो अम्लीय चट्टानों से मृदाएं बनती है वो कैसी होती है? अनुपजाऊ होती है। अनुपजाऊ होती है, याद रखना। अम्लीय चट्टानों से बनने वाली मृदाएं और क्षारीय से बनने वाली उपजाऊ। अच्छा ऐसी कौन सी चट्टानें जो अम्लीय है? अम्लीय चट्टान का उदाहरण कौन है? याद रखना ग्रेनाइट। कौन है? और क्षारीय चट्टान का उदाहरण कौन है? बेसाल्ट। अच्छा बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों कौन से प्रकार की चट्टान है? आग्नेय। कैसी चट्टान है? तो ये दोनों ही कैसी है? आग्नेय। एक तो कैसी है और दूसरी कौन सी है? क्षारीय। वैसे टॉपिक है नहीं इसलिए मैं शॉर्ट में तो 2-3 लाइन लिखवा रहा हूं, कभी पूछ ले तो। थोड़ी कम पता है, कोई बात नहीं। वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। वेदरिंग बोलते हैं। अपक्षय। अच्छा अपक्षय बोलते किसको है? तो लिखो अपक्षय में लिखो चट्टानों का टूटकर, चट्टानों का टूटकर किसमें बदलना? पैतृक पदार्थ में बदलना। पैतृक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? अच्छा अपक्षय का अंतिम उत्पाद कौन है? पैतृक पदार्थ ना। इसका अंतिम उत्पाद कौन है? अरे भाई चट्टानें टूटी तो अंतिम में बना क्या? पैतृक पदार्थ बना। उसको और क्या बोलते हैं? अभी तो बताया, रिगोलिथ। क्या बोलते हैं? और रिगोलिथ किसको बोलते हैं? सोलम किसको बोलते हैं? रिगोलिथ में से सी माइनस कर दिया क्या रह गया? सोलम। रिगोलिथ में से सी को माइनस कर दिया क्या रह गया? सोलम रह गया। लिख लो पदार्थ चट्टानों का टूट के पदार्थ बदलना क्या कहलाता है? अपक्षय। कितने प्रकार का होता है अपक्षय? तो जैसे लिख लिया उनको 3 प्रकार का होता है। अपक्षय 3 प्रकार का होता है। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कहीं पे भी 3 प्रकार आए तो समझना एक भौतिक, एक रासायनिक, एक जैविक। 3 प्रकार के मिट्टी के गुण होते हैं। कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक, जैविक। अपक्षय कितने प्रकार का? भौतिक, रासायनिक, जैविक। जो भौतिक कारकों से होता है, जो रसायनों से होता है और जो जीवों से होता है। वापस बोलो, जो भौतिक कारकों से होता है, जो जीवों से होता है, जो रसायनों से होता है, ये तीनों क्या है? अपक्षय के प्रकार। अपक्षय क्या करेगा चट्टानों को? तो कोई जाके तोड़ रहा है, जीव जाके तोड़ रहा है तो जैविक, प्रकृति तोड़ रही है तो भौतिक, और कोई रसायन मिलकर टूट रहा है रासायनिक। कितने प्रकार का? तो अपक्षय के प्रकार लिखो। वेदरिंग के टाइप्स। अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? अरे कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? भौतिक, रासायनिक और जैविक। एक बात बताओ मुझे, जो भौतिक अपक्षय हैं, जो भौतिक रूप से चट्टानें टूटती है, इसको बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? समझना मेरी बात। एक पत्थर था, बड़ा सा पत्थर, चट्टान का पत्थर था, उसको हमने तोड़ा तो क्या तोड़ने से बदल जाएगा? क्या आकार बदलेगा? सिर्फ क्या बदलेगा?
तो उसके भौतिक गुण बदले, लेकिन उसकी प्रकृति, तो भौतिक पक्ष से पदार्थ की प्रकृति नहीं बदली। घी था, गर्म किया तो पिघल गया, रहा क्या? लेकिन मक्खन को गर्म किया तो क्या बन गया? क्या वापस घी को जमा कर मक्खन बनाया जा सकता है? तो ये कैसी प्रक्रिया हुई? रासायनिक। लेकिन घी का पिघलना क्या हुआ? भौतिक। पानी पिघला तो क्या बन गया? पानी। बर्फ पिघला तो क्या बन गया? पानी उबला तो क्या बन गया? लेकिन ये तीनों ही वापस एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। तो कैसा हुआ? भौतिक। मतलब भौतिक में एक दूसरे में बदला जा सकता है, लेकिन रासायनिक में चीजें ही क्या बन जाएगी? नहीं। जैसे दूध था, फट गया, दही बन गया, वापस दूध बन सकता है क्या? पनीर बन गया, वापस दूध बन सकता है क्या? तो ये क्या हुआ? रासायनिक। तो रासायनिक में तो नई चीजें बनती है, भौतिक में उनका आकार, रंग, रूप बदलता है, बाकी कुछ ज्यादा चेंज। तो भौतिक में चीजें टूटती है, टूटने को बोलते हैं खंड खंड हो जाना, और इसलिए हम बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, भौतिक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? विखंडन। अच्छा, रासायनिक में चीजें खुद ही चेंज हो जाती है, जो पहले था वो बदल के नया बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं विच्छेदन। क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं? तो विच्छेदन तो किसको बोलते हैं? विखंडन किसको बोलते हैं? और जैविक होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? मेरे द्वारा, आपके द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। क्या होता है? जैविक आपसे। कोई दिक्कत है क्या? भौतिक और क्या बोलते हैं? रासायनिक और क्या बोलते हैं? जीवों द्वारा हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे कर रहे हैं तो, सूक्ष्म जीव कर रहे हैं तो, लाइकेन कर रही है तो, ये सब क्या है? जीव है। सब क्या है? लिख लो। समझ में आ रहा है कैसे बार बार दोहराए जा रहे हो? आ रहा है ज्यादा भी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो मजेदार बातें बताता हूं आपको। भौतिक में एक तो लिखो ताप द्वारा। किसके द्वारा? ताप द्वारा। बहुत मजेदार काम है भौतिक में। किसके द्वारा? ताप। ताप समझते हैं? हीट, टेम्परेचर, सन, सूर्य, उनके द्वारा। रवि, भास्कर, ताप द्वारा। हाँ बिल्कुल बेटा, सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वहां से कोई क्वेश्चन आया हो तो हाईलाइट कर देना, बिल्कुल करेंगे। नो टेंशन, अभी तक आया ही नहीं। ठीक है, अब ताप द्वारा, यहाँ थोड़ा समझना। ताप द्वारा कल मैं और पेपर देख के आऊंगा, अभी तक जितने आए ना तुम भी देखना पेपर, कल मैं भी सूरज के पेपर मेरे पास है बोर्ड के, मेरे खुद के, वो मैं देख के आऊंगा, और वहां कोई क्वेश्चन आया तो हम बात कल डिस्कस करेंगे, पक्का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा समझना। आज ये मजेदार घटना है। ये चट्टान है, क्या है? चट्टान है, बड़ा अच्छा सा बहुत बड़ी सी चट्टान है, अपने आप ऐसा मान के मुझे कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन फिर जन्म होता है दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी जानते हैं आप? वो हाँ बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बड़ी मजेदार मूवी है, मैं बोला स्टूडेंट लाइफ में ऐसी कुछ मूवी आपको देखनी चाहिए। 3 इडियट्स हो गई, छिछोरे खनिजों से। किससे बनी हुई है? खनिजों से। अच्छा, जितने भी खनिज हैं उनको थोड़ा सा हम गर्म करेंगे। हमेशा कोई वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होती है? फैलती है, पिघलती है, फैलती है, और जब ठंडा करेंगे तो क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो आप देखो सुबह शाम के जो आप सुबह शाम का साइकिल चलता है, उसमें जैसे सनराइज हुआ 12-1 बजे, तो टेंपरेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेंपरेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ी, उष्मा बढ़ी, और उष्मा बढ़ती है चीजें पिघलेगी तो क्या होगी? फैलेगी। क्या होगी? तो इसकी अच्छा मतलब टेंपरेचर सबसे ज्यादा कहां बढ़ेगा? ऊपर या इसके अंदर? सबसे ऊपर। अपनी गर्मी क्या लगती है? सबसे ऊपर। ऊपर गर्म हुआ, जैसे दिन में गर्म हुआ तो चीजें क्या होने लगी? फैलने लगी। चीजें क्या होने लगी? फैलने लगी। लेकिन रात में वापस क्या आएगी? ठंड आएगी। तो वापस क्या करना पड़ेगा? सिकुड़ना पड़ेगा। फिर वापस अगले दिन, फिर वापस 10-15 दिन चलता रहा, खुश था, मजा आ रहा है, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। रोज रोज एक ही काम कोई करवाए, बोर हो जाए। ये आदमी बोले क्या इंसान है, हर रोज सूर्योदय होता है, हर रोज सूर्यास्त होता है, हर रोज मुझे फैलना पड़ता है, और धीरे धीरे इसका शब्द का बांध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और यहाँ से पतली सी परत टूट के क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। जब परत टूट के अलग हो गई तो अंदर नई परत आ गई। अब ये सब सेम काम किसके साथ हो रहा है? नई वाली परत के साथ। फैलना फैलना, धीरे धीरे ये परत भी टूट के क्या हो गई? फिर अंदर वाली परत भी टूट के क्या हो गई? फिर अंदर वाली परत भी टूट के क्या हो गई? टूटते टूटते पूरी की पूरी चट्टान क्या हो गई? टूट गई। जब ये टूटी, ये पूरा पूरा काम मैंने फोटो बनाया, दूर से देखने पे फोटो प्याज जैसा लगता है, आधा काटा हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा है? इसलिए मैंने इसको बोल दिया प्याज नुमा आपसे। क्या बोल दिया? कैसा आपसे? तो याद रखना, ताप के दैनिक अंतर से, ताप के दैनिक अंतर से। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ताप है, ताप बहुत कम था, दिन का ताप बहुत 50-60 डिग्री सेल्सियस तो मुश्किल कभी जाता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जाता है, और कम से कम 5 डिग्री या 0 डिग्री हो गया। तो इतने से अंतर में ये धीरे धीरे पूरी चट्टान क्या हो गई? खत्म हो गई। इतना प्रभाव होता है इसका। तो कैसे हुआ? ताप मान के दैनिक अंतर में, सुबह शाम के अंतर में धीरे धीरे चट्टानें परतदार टूट जाती है। इसको क्या बोलते हैं? प्याज नुमा आपसे। क्या बोलते हैं? वापस समझ में आया? वापस समझोगे? सबको आ गया? एक चट्टान थी, दिन में टेंपरेचर ज्यादा हुआ तो फैल गई, रात में कम हुआ तो सिकुड़ गई, फैलती सिकुड़ गई तो परत हटती गई, हटती गई, हटती गई। हमें देखने पे ऐसा लग रहा है कि प्याज की तरफ परत हट रहा है, और इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? और प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं अनियन। तो याद रखना, अनियन टाइप वेदरिंग। कौन सी टाइप वेदरिंग? अच्छा, एक और हम बोल सकते हैं जो मैं लिखूंगा, पहले लिख लो। लिखो, देखो, ताप मान के, सबको लिखना है, सबकी नजर नीचे। ताप मान के दैनिक अंतर के कारण, ताप मान के दैनिक अंतर के कारण, दैनिक अंतर समझते हैं? सुबह शाम का अंतर। दैनिक अंतर के कारण चट्टाने 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 परतदार टूटती है, परतदार टूटती है, जिसे जिसे प्याज नुमा आपसे, इंग्लिश में बोले तो अनियन टाइप वेदरिंग, वेदरिंग कहते हैं। प्याज नुमा आपसे ऑनियन टाइप वेदरिंग कहते हैं। अन्य नाम क्या है इसी आपसे के? और क्या क्या नाम है? तो याद रखना, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं? मैं अभी बताऊंगा मतलब क्या होता है। या इसको बोलते हैं पीलिंग आउट, पीलिंग आउट। एक तो नाम है प्याज नुमा आपसे, और एक दूसरा नाम क्या है? पीलिंग आउट। देखो होता क्या है? एक्सफोलिएशन का मतलब है बाहर की परतों को हटाना। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें रियल में? बाहर की परतें, एक्स का मतलब बाहर का, फोलिएशन का मतलब परतें, तो बाहर की परतों को हटाते जाते हैं, तो जो बाहर है उसको हटा दिया हमने। पीलिंग का मतलब छीलना। जब हम बहुत बार आलू का पील आउट करते हैं बोलते पीलर, ये पील का मतलब उसकी छिलके हटाना। तो हम क्या कर रहे हैं? चट्टान के धीरे धीरे छिलके हट रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? टूट रहे हैं। किसकी वजह से? तापमान के दैनिक अंतर के कारण। कोई दिक्कत? चलो दूसरे नंबर पे लिखो। पहले नंबर पे ताप के द्वारा लिखा था, समझ में आया सबको? बैठ रहा दिमाग में कुछ कहानी समझ में आ रही? चलो दूसरे नंबर पे लिखो, बर्फ द्वारा। ये और मजेदार बात है, ये सब तुम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है, जो भी बच्चे हैं। तो आई थिंक मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, और जिन्होंने 12th में नहीं पढ़ रखा है मैं उन्हीं को पढ़ाने आया हूं। तो अब नो टेंशन लो। ऐसे नहीं सर इनको बोल देते 12th में पढ़ रखा, हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं भाई। एक बच्चे ने ये भी लिखा है, सर कुछ बच्चों को सर अच्छे से समझाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में, कुछ बच्चों को कैसे समझा सकता हूं? मैं 4 बार समझाऊंगा तो तुम नहीं समझ पाओगे क्या? ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में 2 जनों को समझा दूं, 10 जनों को नहीं समझाऊं? ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में हमेशा हमें सामने वाले की गलती दिखती है। मैं आज टीचर हूं तो मुझे तुम सब गलत लगते हो, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे टीचर गलत लगते थे। जब मैं किसी का बच्चा था, बेटा था, छोटा था, वो मैं केयर करते थे, मुझे पेरेंट्स गलत लगते थे। क्या मम्मी पापा बनाए रहे। आज जब मैं खुद पेरेंट हूं तो मुझे लगता है यार सर हमेशा आपको सामने वाला ही गलत लगता है। जीवन में कल को तुम सुपरवाइजर बन जाओगे तो डबल गलत लगेंगे, कल को डबल बन गए तो सुपरवाइजर और फीलिंग आउट, ये बोलोगे तो याद होंगे। चलो अब देखो क्या होता है, धीरे 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 मान लो एक चट्टान थी, चट्टान में दरारें पड़ गई। क्या पड़ गई? दरारें पड़ गई। चट्टान की उसमें दरारें पड़ गई,
और ये चट्टान है, इसमें बहुत सारी दरारें, क्या है दरारें। अब इन दरारों में बारिश हुई तो दरारों में क्या भर गया, पानी भर गया, कोई टेंशन नहीं। चंदनिया सो मोस्ट ऑफ ऐसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, पहाड़ी इलाकों में ठंड पड़ती है, तो धीरे धीरे बारिश के बाद आती है सर्दी की ऋतु, और सर्दी में क्या पड़ी ठंड, तो पानी जो इन दरारों में था वो क्या हो गया, जम गया, क्या हो गया, जम गया। आज जाना इस बार घर पे जब भी छुट्टी मिले, कांच की बोतल आती है, उस केचप वगैरह वाली बोतल आती है कांच की, उसमें पानी भरना, टाइट ढक्कन बंद करना, फ्रीजर में रख देना, फ्रीज में नहीं बर्फ वाले में, फ्रीजर में रख देना, दूसरी दिन तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी को आपने पूरा भर के टाइट बंद किया, फ्रीजर में रखा, तो पानी क्या बनेगा, बर्फ, और जब पानी बर्फ बनता है, जल बर्फ बनता है, वाटर बर्फ में आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसकी जगह बढ़ जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, कितना परसेंट, 9%, कितना परसेंट, जितनी पहले जगह घेरा था उससे 9% ज्यादा जगह घेरेगा, और ज्यादा जगह घेरेगा तो जगह तो कांच की बोतल की फिक्स है, अब जगह बढ़ नहीं सकती, तो वो दीवारों पे क्या डालेगा, फोर्स, और दीवारें और कांच की बोतल टूट जाएगी। बोलते हैं कोका कोला या कोक बोतल इफेक्ट, क्या बोलते हैं, क्योंकि कोका कोला हम नहीं जानते, जब वो शुरू में आई थी तो कांच की बोतल में कोका कोला सर्व होता था, आज भी होता है, 10-12-15 रुपए की बोतल आती है, वहीं पे वहीं देनी होती है वापस। शुरू में वो क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए फ्रीजर में रख देते थे, इतनी ज्यादा बोतल जो है फट गई, तो पता चला कि पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होता है, आपस में क्या होता है, आयतन बढ़ता है, क्या होता है, आयतन बढ़ता है, इससे बोतल क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब आपने देखा होगा घर के बर्तन है, मान लो एल्यूमिनियम के बर्तन है, उसमें पानी भर दिया और बर्फ जमा दिया, तो उसकी कुबड़ निकल आती है, बाहर मिल वो देखो क्या था। अरे टेंशन नहीं जाना, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, भौतिक पहले नंबर बिल्कुल भौतिक। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 मजेदार बातें बताता हूं आपको। भौतिक में एक तो लिखो ताप द्वारा, किसके द्वारा, ताप द्वारा, बहुत मजेदार काम है। भौतिक में किसके द्वारा, ताप, ताप समझते हैं, हीट, टेम्परेचर, सन, सूर्य, उनके द्वारा, रवि, भास्कर, ताप द्वारा। हाँ बिल्कुल बेटा, सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वहां से कोई क्वेश्चन आया हो तो हाईलाइट कर देना, बिल्कुल करेंगे, नो टेंशन, अभी तो आया ही नहीं। आयतन, उसका आयतन 9% बढ़ जाता है, कितना परसेंट, तो याद रखना 9% आयतन बढ़ता है, 9% आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है तो याद रखना घनत्व भी घट जाता है, तो 9% घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घनत्व घटेगा, घ से घ, तो घनत्व कितना घटा, तो 9% कौन बढ़ गया, तो जगह तो बढ़ेगी और घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना परसेंट बेटा, मैं ऑप्शन दूंगा 9%, 9 गुणा, तो याद रखना 9 गुणा नहीं बढ़ता है, 9 गुणा मतलब अपने जैसा 9 और इतना नहीं बढ़ता, कितना परसेंट, 9 गुणा मत लिख लेना, 9%, बहुत सारे बच्चे परसेंट लिखता हूं तो ये ऐसे लिखा, तो ये ऐसे मान लेते, तो 9 गुणा नहीं है, कितना है, 9% बढ़ता है, 9% बढ़ता है, 9 गुणा नहीं बढ़ता, ध्यान रखना, याद रखना, चलो ठीक है, याद हो गया। अब इससे आगे समझने की जरूरत है क्या, कैसे टूट जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन यहीं से आएगा। पानी जल जब बर्फ बन जाता है तो कितना परसेंट आयतन बढ़ता है, कितना परसेंट, 9%, 9% आयतन बढ़ जाता है। आगे तीसरे नंबर लिखो हवा द्वारा, पहले था ताप द्वारा, दूसरा बर्फ द्वारा, और तीसरे नंबर लिखो हवा द्वारा। मेरा नाम ये पक्का एप्लीकेशन लिखने वाले बच्चे, चलो हवा द्वारा। अच्छा इसका भी बड़ा मजेदार है, तीनों ही बहुत मजेदार, पहली वाली कहानी अच्छी लगी, प्याज वाली, दूसरी वाली बर्फ वाली और अच्छी लगी, घर की कहानी अपने, और तीसरी और भी अच्छी कहानी है, इसकी तो सबसे बड़ी अच्छी बनती है। ये है जब हवाएं चलती है, क्या चलती है, हवाएं चलती है, याद है गोल्डन मूवी, सुनील दत्त, याद है नहीं, तेज हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, हवाओं के अंदर भी फोर्स होता है नहीं होता है, कभी बाइक तेज चलाओ और बाइक तेज चला आगे सामने से हवा आ रही है तो इतनी भयंकर हवा है कि आप बहुत बार बाइक चला भी नहीं पाते, तेज हवाएं चलती है तो हवा में अपना फोर्स होता है, तो जब हवाएं चलती है हवाएं भी बहुत बार चट्टानों को क्या कर देती है, तोड़ देती है। चट्टानों के किनारे बीच की तुलना में ज्यादा कमजोर होते हैं, जो बीच वाला पोर्शन है वो ज्यादा मजबूत है और चट्टान के किनारे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, तो किनारे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। किनारे क्या हो जाने लगेंगे, किसके द्वारा, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। टूटते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि किनारा किनारा तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चला जाता है और बीच वाला पोर्शन रह जाता है, और ये ऐसी एक चट्टान बन जाती है। इन चट्टानों को मशरूम जैसे दिखने के कारण मशरूम चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले प्याज मिल गया, अब मशरूम आ गया, सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये कौन सी चट्टान है, इसका तो मैं आपको फोटो भी बता सकता हूं, क्योंकि राजस्थान में ही सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि हवाएं सबसे ज्यादा चलती भी कहां है, तो ये मशरूम चट्टान देख लेते हैं, देखो क्या फिर टाइम हो गया, जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास वापस आएंगे 3 मिनट में। कौन सी चट्टान है, मशरूम टाइप रॉक्स, ये वाले देखो, ये वाले, ये चट्टान है। तो ये चट्टान किस वजह से बनी है, तेज हवाएं चली तो पूरा अपना साइड वाला पोर्शन, कुछ पोर्शन जो ठोस था वो रह भी गया है, लेकिन साइड वाला पोर्शन पहले चट्टान से पूरी पूरी बड़ी हुआ करती थी, धीरे 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 क्या हो गया, अपक्षित हो गई और बीच वाला पोर्शन मशरूम जैसी रह गई। किस जैसी रह गई, तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाली चट्टान देखो, ये वाली ऊपर पूरा पूरा पोर्शन रह गया। आप जाते हो टोड और नन चट्टानें मिलती है आपको, माउंट आबू घूमने गए हो तो फ्रॉक फ्रॉक टाइप, पोल टाइप, नन टाइप चट्टानें मिलती है, सेम ऐसी चट्टानें। किससे बनी है, हवा से, वायु अपरदन से। लिखो, तो लिखो अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में वायु अपरदन द्वारा, अरावली पर्वतमाला में वायु अपरदन द्वारा, वायु अपरदन द्वारा मशरूम प्रकार की चट्टानें बनती है, मशरूम प्रकार की चट्टानें बनती है, मशरूम प्रकार की चट्टानें बनती है। याद रह जाएगा, सबको रह जाएगा। चलो ये लिखो, रासायनिक से, रासायनिक से, कौन सा आपसे, रासायनिक। ऐसे तो रासायनिक 6 प्रकार का, कितने प्रकार का है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही याद रखना है, रख लोगे, और वो है जल योजन। कौन सा है, जल योजन, नहीं लिखा तो नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे तुम। जल अपघटन बोलते हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। बस एक बात इसमें लिखना, सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्षय, बस एक बात लिखनी, रासायनिक अपक्षय जल अपघटन, सबसे महत्वपूर्ण जल अपघटन, सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्षय किसको बोलते हैं, जल अपघटन को बोलते हैं। एक बात याद रखनी इसमें, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्षय कौन सा है, जल अपघटन है। कभी क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्षय है, तो क्या नाम रखोगे, भले 4 ऑप्शन कुछ भी दे रखे हो, तुम्हें क्या याद रखना है, जल अपघटन। एक लाइन इसमें और लिखना, इसको बोलते हैं दोहरा अपक्षय। कौन सा अपक्षय, डबल डिकम्पोजिशन, दोहरा अपक्षय। दोहरा अपक्षय मतलब टूटे हुए को और तोड़ देता है, एक बार टूट गया वापस तोड़ देता है उसको, तो इसको क्या बोलते हैं, दोहरा अपक्षय। वो वाली ऐड देखी तुमने, नहीं देखी होगी, मैं बताता हूं। एक बंदा था जिसकी डेथ हो जाती है, क्या होती है, डेथ, हाँ हो ना, वापस हो गया जिंदा, कैसे, आप जाओ, बताओ आप कहां चले गए थे, बाद में बताओगे। आपके भूपपड़ी का रासायनिक संगठन, ये भूपपड़ी विभिन्न प्रकार के खनिजों से और विभिन्न प्रकार के खनिज विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। कुल भूपपड़ी में 110 तत्व है मान लीजिए, तो उसमें से सिर्फ 8 तत्व ऐसे हैं तो लगभग 98% पोषण बनाते हैं। तो मुख्य कितने तत्व है,
खूब है, 110 तत्व है, लेकिन मुख्य कितने हैं? इन सभी में सबसे मुख्य कौन है? फिर कौन है? सिलिकॉन। कौन है फिर? इनका सबका नाम बताना तुम्हें, बताने की जरूरत है, मैं बताता हूं। ओ फॉर ऑक्सीजन, ओ फॉर, एस आई फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, आयरन आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, कैल्शियम, कोबाल्ट नहीं, ये होता है कोबाल्ट, और ये होता है कैल्शियम, ये होता है क्रोम, ये होता है सीजियम। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे नहीं पहले यार सी से शुरू होता है, सी से शुरू करके एंड बहुत से होता है, तो यार सी के साथ ए आ जाए तो, ओ आ जाए तो, आर आ जाए तो क्रोमियम, और एस आ जाए तो सीजियम। ये क्या है? सी के साथ ए मतलब क्या हुआ? कैल्शियम। क्या हुआ? तो याद रखना सी ए फॉर कैल्शियम। उसके बाद में पोटेशियम नहीं सोडियम, उसके बाद में क्या है? मैग्नीशियम। टोटल कितने हुए? हाँ, टोटल कितने हुए? भूपपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन पाया जाता है? कितना? 46.6%। कितना पाया जाता है? सबसे ज्यादा कौन? क्वेश्चन आएगा, भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? कितना प्रतिशत पाया जाता है? भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46.6%। उसके बाद में 27.7% कौन पाया जाता है? 27.7% कौन पाया जाता है सबसे ज्यादा? कितना? फिर 27.7 कौन? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ये दोनों के दोनों अधातुएं होती है। कैसी होती है? तो याद रखना, ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों क्या है? अधातु है। कैसी धातु है? और ये दोनों मिलकर लगभग 74.3% बनाते हैं। कितना परसेंट बनाते हैं? 74.3%। आगे बात समझ में? पहले नंबर पे दोनों क्या है? दोनों का कितना भाग है? ऑक्सीजन का कितना भाग है? सिलिकॉन का कितना है? फिर आते हैं सारे के सारे, ये सब जो 6 है वो क्या है? धातु है। क्या है? और ये लगभग बनता है 24.3%। कितना बनता है? अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा कौन? कितना होता है? 8.13%। कितना होता है? आयरन कितना? 5%। कितना परसेंट? आगे का याद हो तो ठीक है, याद करना, याद हो जाए तो मैं तो लिखवा देता हूँ, याद करना। पहले नंबर पे याद रखना है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम कितना है? भूपपड़ी में सर्वाधिक धातु कौन सी होती है? सर्वाधिक धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। क्योंकि ये दोनों क्या है? सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? धातु कौन सी है? अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन क्या है? अधातु। धातु कौन है? तो सबसे ज्यादा धातु, दूसरे नंबर की धातु, दूसरे नंबर की अधातु, दूसरे नंबर का तत्व, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता। सबसे ज्यादा अधातु, दूसरे नंबर की अधातु, सबसे ज्यादा तत्व, दूसरे नंबर का तत्व, सबसे ज्यादा धातु, दूसरे नंबर की धातु। बाकी याद हो तो ठीक है, याद करने की आवश्यकता। ये लगभग होता है 3.63%, ये होता है लगभग 2.83%, ये होता है 2.59%, और ये होता है 2.09%। याद करने की आवश्यकता। याद कहां तक करना है? लिख लो। तो लिखवा क्यों रहे हो? कभी कभार किस्मत खराब हो जाती है, तो फिर आ ही गया, तुम भले सही करो गलत करो, मैं तो नोट्स बता ही दूंगा, मैंने तो